वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्र अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों आज आपके बीच में हैं एक ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर। आज 25 नवंबर 2020 को भारत के संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समापन भाषण हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी भाषण को लोगों को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक इस देश के अंदर जातियां हैं, यह देश कैसे महान बन सकता है। कोई भी राष्ट्र जब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो जातियों में बटा हुआ है। और भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं। भारत के अंदर जाति में से जाति, जाति में से जाति निकली हुई है। तो जब तक इन जातियों को खात्मा नहीं करेंगे, जब तक एक महान राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस आखिरी भाषण में राष्ट्र निर्माण के लिए जो चुनौतियों के बारे में बताया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक राष्ट्र निर्माण में जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भारत के अंदर मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्र को एक एजेंडा बनाना चाहिए कि जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है उसको कैसे खत्म किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में यह बात कही थी कि जो राष्ट्र है उसका मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्र मुद्दा बनना चाहिए। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। वर्ष 11 महिने 18 दिवस किती सोसल अभिमान पावाच्या तुकड्यावर काढील दिस तरी थकला न कामान संग्रामाची पुतमत मिळालं वरदान हरपून भान जीवाचं करून रान लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाचं। इस जश्न में शामिल होने वाले आप तमाम लोगों का और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सभी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आखिर में बोलने के 2 फायदे और 2 नुकसान हैं। 2 फायदा ये है, पहला
कि बाकी स्पीकर ने जो बोला है उसको मिला जुला करके समाप्त कर दीजिए। और दूसरा कि लोग पहले से ही सुन सुन करके चट गए हैं तो आपको बोलना कम पड़ेगा। आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका? एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। वर्ष 11 महिने 18 दिस किती सोसल अभिमान पावाच्या तुकड्यावर काढील दिस तरी थकला ना कामान संग्रामाची भूतधमाच मिळालं वरदान हरपून भान जीवाचं करून रान लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाचं। आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका? एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही ये रत्नागिरी से सतारा नाम के स्थान, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के नजदीक है, वहां शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत हो गया था छोटी उम्र में। बचपन से ही बड़ी दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से ये गुजरे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, इनके अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि दलित समाज में, एक महार जात में इनका जन्म हुआ, तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पे आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी किसी तरह जुगाड़ लगा करके किसी वहां नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराया, तो उसको बैठने नहीं दिया गया। बोला बाहर बैठ के पढ़ेगा। सोचो, छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठा के, अच्छा पढ़ाई में इतनी रुचि कि बाहर बैठ के इतना ध्यान से पढ़ता। एक बार मास्टर ने इनको बोला, इधर आओ, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल तो सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने गया तो अचानक बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्ला के भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये हैरान हुआ क्यों भागे, तभी देखा सारे बच्चों ने अपने अपने टिफिन उठाए, वहां से उठा के पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे। क्यों? उनको डर था इसकी परछाई से इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसे कई छोटे धक्के इसको लगी। पानी एक बार कुएं से क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी इसको, इतना फिजिक, एक छोटे बच्चे को सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया। बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे में। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लगा कि ये नीची जाति का है। और उसके बाद उससे बोला तुझसे डबल पैसा लूंगा, और फिर रिक्शा भी अब तू चलाएगा। वो नीचे चलने लगा, रिक्शा भी। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं, परछाई तक से दिक्कत थी इनकी। और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज सुनने से भी लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाए। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी। बोलते संस्कृत तो बगले तो है नहीं, स्कूल से निकाल दिया जाता। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहीं हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी, ताकि ये जाके वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सकें। देखिए, ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, बात 110 साल पुरानी है। 1908, 1909 उस समय
एक कौन सबसे निचले पायदान से उठा हुआ महार जात का लड़का जाकर के इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से, उसके बाद वही बीए करी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, रुका नहीं। तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के निकल गया न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के उसने पहले तो एमए करी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में, उसके बाद पीएचडी करने निकला। यहां नहीं रुका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर वहां एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया, किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके ऊपर आगे जाकर ऑफ इंडिया को बनाया गया। महाराजा और बड़ौदा से उनका प्रेम इतना था ना, वो जो सयाजी गायकवाड़ जिन्होंने स्कॉलरशिप दिया था, पढ़ने में इनकी मदद करी थी, दुनिया भर में पढ़ के उनका प्रेम भूले नहीं, वापस उनके पास आ गए। बोला आप दुनिया भर में पढ़ के आए हूं, आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई और उस समय ये नौकरी बड़ी मानी जाती थी। अब ये बड़ी पदवी पे तो आ गए थे, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा थोड़ी छोड़ा। वहां भी जो सरकारी पियोन होता था ना, वो उनको फाइल दूर से फेंक के दिया करता था। बोला तू नीच जात का है, आज गद्दी पे बैठ गया तो क्या, दूर से फाइल फेंकते थे, उसके पास नहीं जाते थे, उनको खाने के लिए बोलते थे बाहर जाके खा। आज भी वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। बाबा साहब अंबेडकर की तकलीफों का सिलसिला थमा थोड़े ही। अभी तो रमाबाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानें एक के बाद एक इलाज की सुविधा ठीक से ना मिल पाने के कारण उनके जीवन से चलती चली गई। 4 बच्चों का देहांत हुआ, 1 बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी आगे चल के लंबा साथ नहीं दे पाई, वो भी लंबी बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। बाबा साहब अंबेडकर जो अब इस समय कोई भी आदमी टूट सकता था, जिसका अपना स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, लेकिन ये क्या किए, ये साथ साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया। सत्याग्रह पे निकल गए। 1927 के इस महान सत्याग्रह में ये जिद पे अड़ गए कि सब दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिला के रहूंगा। सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं है, जो सरकारी स्थान है वहां पे एक इंसान दूसरे के साथ पानी क्यों ना पी सके। देखिए गलत तो एक्चुअली हो रहा था। जो दलित औरतें थी ना, उनको साड़ी भी पहनने का, पांव को ढक के उठा के साड़ी पहननी पड़ती थी। इन्होंने पहली बार अधिकार दिलाया, पूरी नीचे तक आम औरतों की तरह पांव को ढक के साड़ी पहनने का अधिकार। उसके बाद बोले कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी इन्होंने। कम्युनल इलेक्टोरेट में ये चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पे हमारी वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज लोग मिल करके हमारी सारी जातियों को तोड़ के अलग कराना चाहते। गांधी जी ने इनको समझाया। देखो क्या बोले अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं आपको बाकी सब मदद करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अलग नहीं करते। अब जातियों के आधार पर अगर देश को अलग किया तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, मैं अंग्रेजों से लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे साथ खड़े होकर मेरी ताकत बनो। वो जब अंबेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने फिर उनको रिक्वेस्ट की और उसके बाद अनशन पे बैठ गए गांधी जी। बहरहाल अंबेडकर उस समय उनके सामने बड़ी दुविधा आ गई। वो सोचे एक तरफ मेरी अपनी जाति के लोग, मैं उनकी मदद करूं, और एक तरफ देश में आंदोलन लड़ रहे हैं गांधी, उनका जीवन, इनके जीवन का त्याग ना हो जाए, कहीं ऐसा जीवन ना खत्म हो जाए। उन्होंने गांधी जी को समझाया, बोला ठीक है आप अपना अनशन छोड़िए। पूना पैक्ट वहां साइन किया गया और पूना पैक्ट जब साइन किया उस समय इन्होंने रिजर्वेशन तो कम से कम कंट्रोल में कर लिया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की इनकी किताब, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की 2 किताबें, जिसके आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई। मैं दोबारा बोल दूं क्या, इन्होंने जो किताबें लिखी उसके आधार पे आरबीआई की स्थापना करी गई। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे निचले पायदान से आया एक यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, आज उसकी बुद्धि पे आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना भी की जाएगी। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर के आए। जब नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे, पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके पहुंचे और बताया कि देखो इनको मैं तो तभी गांधी ने पूछा इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नाम कहां है, और वहीं थोड़ी उनकी बहस हुई और गांधी ने बोला कि नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत की कैबिनेट है। तभी उनको कानून मंत्री के रूप में लिया गया और न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत जो ड्राफ्टिंग
कम्युनिटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे, असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो है कि मैं घंटों तक इनके विषय में बात करूं, एक्चुअली मन भरता नहीं है इनके विषय में बात करते हुए। इतने बुद्धिमान व्यक्ति, आगे चल के इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बड़े कानूनों के अंदर कई बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उनके लिए कि देश में कमजोर हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी। एक वन मोर टाइम ध्यान दीजिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जाति धर्म के आधार पे हो, कमजोर हिस्से को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, तभी देश आगे चलेगा। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। कम ऑन ध्यान दीजिए, पूरे देश में खुशहाली आएगी तभी फायदा सबका होगा। इनकी भाषा में, इनके भाषण में, इनकी चर्चा में, इनके आचरण में, इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन होते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में सहनशीलता लगातार दिखती रही। अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, भागवतम में बताया गया है कि बौद्ध धर्म में आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। ये जो समान दृष्टि देने का उन्होंने प्रयास किया, ये उसके बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने चले गए। आखिरी तक काम प्रेम से करते रहे, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। आपके लिए क्या मैसेज है इसमें? एक मैसेज लेके जाइए, एजुकेशन इज द टूल। पूरी जिंदगी में सबसे निचले कमजोर तबके को उन्होंने उस एजुकेशन के बल पे तो खड़ा किया। ये लगातार जो पढ़ते रहे लोग इनके सामने चुप, इनकी एजुकेशन के चलते तो हो जाते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चल के इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया। देश ने इनको भारत रत्न दिया। एक बात समझ लीजिए, इनके बराबर लीडर पृथ्वी में गिनती की होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। लर्निंग क्या है? एजुकेशन इज द टूल। एंटरटेनमेंट के तो बहुत चैनल होंगे यूट्यूब पे, पर मैंने एजुकेशन का चैनल बना है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इधर। और देश को भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय में एजुकेट करना, उनके संघर्ष के बारे में बताना मेरी आपकी पूरे देश की जिम्मेदारी है। बताइए तो सही लोगों को कैसे संघर्ष से उठ के खड़े हुए हैं। शेयर करिए वीडियो, जिसको हो सकता है, जिसको इंस्पिरेशन मिल सकती हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी और लीडर का वीडियो देखना चाहते हैं लाइक करिए। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया, जितने लाइक उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा। बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन हिट करके दूसरों से भी करवाइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 26 नवंबर देश संविधान दिवस मना रहा है। भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर के संविधानों के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया, जिसे संविधान सभा ने अपनाया। लिहाजा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
यही वजह है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई चर्चा 32 दिनों तक चली थी। इस दौरान 7,635 संशोधन दिए गए, जिनमें से 2,473 पर चर्चा हुई। भारतीय संविधान की कई खूबियां हैं। दुनिया भर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा की आजादी का अधिकार है। भारतीय संविधान के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया गया है। भारतीयों को एक समान नागरिक संहिता के साथ आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। खास बात यह है कि भारतीय संविधान टाइपिंग की जगह पेन से लिखा गया। संविधान में संशोधन के लिए 3 अलग-अलग प्रक्रियाएं भी दी गई हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल करके संविधान के हर पेज को इटैलिक में लिखा था। इसे लिखने में 6 महीने लगे थे। जब उनसे मेहनताना पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में रखी गई है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों आज आपके बीच में हैं एक ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर। आज 25 नवंबर 2020 को भारत के संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समापन भाषण हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी भाषण को लोगों को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक इस देश के अंदर जातियां हैं, यह देश कैसे महान बन सकता है। कोई भी राष्ट्र जब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो जातियों में बटा हुआ है। और भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं। भारत के अंदर जाति में से जाति, जाति में से जाति निकली हुई है। तो जब तक इन जातियों को खात्मा नहीं करेंगे, जब तक एक महान राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस आखिरी भाषण में राष्ट्र निर्माण के लिए जो चुनौतियों के बारे में बताया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक राष्ट्र निर्माण में जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भारत के अंदर मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्र को एक एजेंडा बनाना चाहिए कि जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है उसको कैसे खत्म किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में यह बात कही थी कि जो राष्ट्र है उसका मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्र मुद्दा बनना चाहिए कि इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी क्यों है। मगर देश की आजादी के बाद और देश के संविधान लागू होने के 71 साल बाद भी सरकारों ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को मुद्दा नहीं बनाया है। आज भी आप देखते होंगे समाज में गैर बराबरी है और इतनी गैर बराबरी है समाज के अंदर कि अगर कोई नाई अगर SC/ST के बाल काट देता है तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है।
अगर कोई SC ST या डिप्रेस क्लास का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठता है तो कत्ल कर दिया जाता है। अगर कोई SC ST का व्यक्ति घोड़े पर बैठना चाहता है तो कत्ल कर दिया जाता है। कोई डिप्रेस क्लास का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति अगर अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती है। कितना अभी भी गैर बराबरी है सामाजिक में। आर्थिक के अंदर आपने देखा होगा, यह सरकारी रिपोर्ट है कि 19.4 लगभग 19.5 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। एक तरफ 91% जो दौलत है वो 1% लोगों पर है, 71% दौलत जो है वो 1% लोगों पर है, और बाकी जो 29% लोग हैं, 20% जो पैसा है वो 99% लोगों पर है। गरीबी का ये आलम है कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लोगों को बताने का काम किया कि आप अगर अपना राष्ट्रीय एजेंडा आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए नहीं बनाएंगे तो देश महान नहीं बन सकता, राष्ट्र महान नहीं बन सकता। जब तक सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, तो उस राष्ट्र के लोग कैसे अच्छे रह सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं नॉर्वे के अंदर, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि नॉर्वे के अंदर और देश दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा फ्री है। शिक्षा के लिए वहां के नागरिकों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं फ्री है, वहां के नागरिकों को एक भी पैसा स्वास्थ्य के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है। न्याय फ्री है, वहां के लोगों को न्याय लेने के लिए एक भी पैसा कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है। मगर इंडिया के अंदर आप अगर एजुकेशन की बात लेंगे तो एजुकेशन भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे समाज को बांटा गया है वैसे ही चालाक किस्म के लोगों ने शिक्षा को भी 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ उनके बच्चे पढ़ते हैं जो धन्ना सेठ हैं, जो DPS जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और एक वो गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर छठी में ABCD बताई जाती है। वैसे ही स्वास्थ्य को भी बांट दिया गया है। एक तरफ धन्ना सेठों के, जिन पर पूरे देश की जो संपदा है उसको लूट लिया है, उनके इलाज मेदांता, अपोलो, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में होते हैं, और एक गरीब लोग जो लाइन में लगते रहते हैं जिनको इलाज भी नहीं मिल पाता है। तो कैसे देश महान हो सकता है। एक तरफ इस देश को बांट दिया गया है, खाई बना दी गई है देश के अंदर। यह सरकारों की देन है। सरकारों ने कभी भी समता, मैत्री, भाईचारे को एजेंडा नहीं बनाया। आज की मौजूदा सरकार का एजेंडा क्या है? मौजूदा सरकार का एजेंडा है गाय गोबर। मौजूदा सरकार का एजेंडा है पाकिस्तान हिंदुस्तान। उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान। उनका एजेंडा है मंदिर मस्जिद। उनका एजेंडा है शमशान घाट और कब्रिस्तान। उनका एजेंडा है लव जिहाद। उनका एजेंडा है घर वापसी। क्या इन एजेंडों से आप देश को महान बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आपने देखा होगा GDP देश की नीचे जाती जा रही है। 23.9% GDP चली गई है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा का हाल बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है, तो कैसे हम देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दूरदर्शी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को देश को बताने का काम किया था कि अगर आप सामाजिक और आर्थिक मुद्दे को, जो गैर बराबरी का मुद्दा है, उसको अगर सामाजिक राष्ट्र का मुद्दा नहीं बनाएंगे, उस गैर बराबरी को दूर नहीं करेंगे, तो राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। आज इतने दिन के बाद भी ये समस्या आज जो कि त्यों है। आज भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है देश के अंदर, क्योंकि जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी देश के अंदर रहेगी, कोई देश महान नहीं बन सकता है। सरकारें क्यों काम नहीं कर रही हैं? मानव काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी जो 14 अप्रैल 1984 को बनाई थी, उसका एजेंडा रखा था कि हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। आज भी वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है ये। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस आंदोलन से जो बात से कहा था
कि देश की सरकारों को एजेंडा बनाना, राष्ट्र को एजेंडा बनाना चाहिए था, मगर सरकारों ने एजेंडा नहीं बनाया। अगर सरकार इसको एजेंडा बनाती कि देश के अंदर सब समाज में सब बराबरी होनी चाहिए, जो आज बराबरी नहीं है। आर्थिक रूप से लोग बराबर होने चाहिए, जो बराबर नहीं है। एक तो इतने पैसे वाला है कि उसको पता नहीं है कि कितना पैसा है, और एक व्यक्ति के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, खाने के लिए संसाधन नहीं है। हमारा देश गरीब नहीं है, सब संसाधन है हमारे देश के अंदर, सब कुछ है, मगर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। वो उन लोगों के हाथों में है जो इस देश को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे जिन लोगों ने देश को आजाद किया, जिन लोगों ने देश की आजादी में अपनी प्राणों की बलिदान दिया, और जिन लोगों ने इस देश को, भारत को, अखंड भारत देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देखा, वो सपना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। ये मैं मानता हूं कि भारत की आजादी को दिलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, देश आजाद हो गया। मगर धन्य है मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के बाद भारत को कैसे चलाया जाएगा उसका संविधान लिखा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूर्ण रूप से इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान को लागू कर दिया। आज ये देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान महान है। नेल्सन मंडेला जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि अगर भारत से कुछ ले जाना चाहता हूं तो भारत के संविधान को ले जाना चाहता हूं, कि भारत के संविधान जैसा दुनिया में कोई संविधान नहीं है। मगर कुछ चंद लोग भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो इसकी स्पिरिट है, जो इसकी ताकत है, उसको खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर भारत का संविधान कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। अब भारत के संविधान को मजबूत करो, यहां पर इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको मजबूत करो। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देने का जो वादा संविधान करता है, उसको अधिकार देने का वादा सरकार करे, और सरकार सुनिश्चित करे कि हम प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी और उसको सारा जितना भी अधिकार देने का हम काम करेंगे। मगर सरकारों को लोगों की फिक्र नहीं है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में जब हमारे मजदूर भाई आर्थिक स्थिति के कारण वो दिल्ली आते हैं और मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनको संविधान को लागू नहीं किया गया। कोई बिहार से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, राज्य के जो देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। मगर जब लॉकडाउन लगा तो सरकार ने उनको जाने के लिए, घर तक भेजने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं करी। क्यों व्यवस्था नहीं करी? क्योंकि सरकार उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करती है। सरकार का एजेंडा ही नहीं है। मैंने अभी जैसे बताया कि सरकार के एजेंडे क्या है, सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए है। क्या एक समाज से, क्या कुछ चंद लोगों से जो राष्ट्र महान बन सकता है? नहीं बन सकता। सभी लोगों की भलाई होगी, सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे। सभी लोगों ने इस देश को बनाने के लिए भूमिका जो अदा की है, सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 25 नवंबर 1949 को जो अपना आखिरी जो भाषण दिया था, आज वो भाषण हमें याद आ रहा है। आज ऐतिहासिक दिन है और कल 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान लागू दिया, संविधान अडॉप्ट कर लिया इस देश के अंदर। तो ये दो दिन है, ये हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को देश का संविधान पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। जब तुम अपने अधिकारों के बारे में जानोगे तो तुम अपने अधिकारों को लेने के लिए भी संघर्ष करोगे, क्योंकि इस संविधान में आपके सारे अधिकार हैं। और जब आप अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे तो आप अच्छी सरकार चुन सकेंगे, और जब इस देश के अंदर अच्छे लोगों की सरकार होगी तो भारत के संविधान को इस देश में लागू किया जाएगा। और जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू किया जाएगा तो इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर कर दिया जाएगा। और जिस दिन इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी, उस दिन ये देश महान बन जाएगा, प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए आपको अपनी सरकार में आना पड़ेगा।
और जब तक आप अपनी सरकार में नहीं आएंगे जब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि गरीबों को अपनी सरकार बनानी होगी, मजलूमों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, बहुजनों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी तो फिर तुम अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ोगे, अपने अधिकारों को खुद अपने लोगों को देने का काम करेंगे। तो साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बार बार हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सल्यूट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को दिया, चलाने के लिए संविधान दिया, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि देश आजाद होने के बाद देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर लिखकर इस देश को दिया, जिससे देश चलता है। देश महान है, संविधान महान है और संविधान कर्ता उनसे भी महान है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नीली क्रांति। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवन जो और प्राण है। भारत का संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान। वर्ष 11 महिने 18 दिस किती सोसल अभिमान पावाच्या तुकड्यावर काढील दिस तरी थकला न कहमान संग्रामाची बुद्धधमत मिळालं वरदान हरपून भान जीवाचं करून रान लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाचं। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। इस जश्न में शामिल होने वाले आप तमाम लोगों का और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सभी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आखिर में बोलने के 2 फायदे और 2 नुकसान हैं। 2 फायदा ये है, पहला कि बाकी स्पीकर ने जो बोला है उसको मिला जुला करके समाप्त कर दीजिए, और दूसरा कि लोग पहले से ही सुन सुन करके चट गए हैं तो आपको बोलना कम पड़ेगा। 2 नुकसान क्या हैं? पहला कि आपको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा,
आपको भी। और दूसरा ये कि ज्यों-ज्यों वक्त बढ़ता जाता है तो कानून व्यवस्था, पुलिस, परमिशन, ये सब की याद आ जाती है। तो मुझे लोगों ने सुनाया कि इस प्रोग्राम को करने में थोड़ी परमिशन की दिक्कत हो रही थी आपके नाम पर। तो हम सोचने लगे कि अब तो चुनाव ही लड़ लिए हैं, मैंने ये भी कर लिए, बोले चलो कर ही लेते हैं। और चुनाव आयोग के हिसाब से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के हम इलेक्टेड अपोजिशन हैं। हमने अपनी जमानत नहीं जब्त कराई है। और उमर कह रहा था कि सब कुछ बिक रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं बिक रहा है। तुम नहीं बिके हो, हम नहीं बिके हैं, ये लोग नहीं बिके हैं। तो जमानत भी जब्त नहीं कराए हैं और जमीन भी हमारा जब्त नहीं हुआ है। तो फिर परमिशन की परेशानी क्यों है? हमको लगता है कि जब तक विधायक खरीदने का पावर नहीं हो जाएगा ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे। थोड़ा सीरियसली लीजिए सर, सीरियसली नहीं लीजिएगा तो जब आपके ऊपर भी डंडा चल रहा था ना, लोग सीरियसली नहीं ले रहा था। हम लोग लिए इसीलिए जब 26 नवंबर को आज यहाँ खड़ा हैं तो सिर्फ हेमंत करकरे को याद नहीं कर रहे हैं, कांस्टेबल तुकाराम को भी याद कर रहे हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ आईपीएस आईएएसओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से नहीं बनता है। देश स्वीपरों, तांगा चलाने वालों, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदारों, माओं, बहनों, मजदूरों, किसानों, सिपाहियों, सैनिकों, सबसे देश बनता है। देश का अंदाजा आप ऊंची उठी हुई बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि फुटपाथ पे चलने की जगह कितनी बची है। इसीलिए आज जो हम यहाँ खड़ा होकर के कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, इसकी जरूरत सिर्फ मुझे या इस मंच पे बैठे हुए या इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को सिर्फ नहीं है। इसकी जरूरत पुलिस को भी है और वकील साहब को भी है। इसकी जरूरत आईपीएस को भी है और कांस्टेबल को भी है। इसकी जरूरत देश के पक्ष को भी है और देश के विपक्ष को भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब ही वो चीज है जो हमको, आपको, सबको आपस में एक देश की तरह जोड़ता है। वरना चला तो हम ठीक से अपना परिवार नहीं पाते हैं। सारे लड़ाई झगड़े तो अपने रिश्तेदारों से ही हुए पड़े हैं। जमीन का सारा झंझट जो है वो पड़ोसियों के साथ है। जितने केस मुकदमे हो रहे हैं किसी और ने नहीं, अपने रक्त संबंधियों ने किया है। ये सबके जीवन का सच है। देश होने का एहसास अगर कोई हमको देता है तो हमारा संविधान है। और आरफा ने बहुत खूबसूरत से तरीके से यह बात कही कि अगर संविधान की किताब बच जाएगी तो फिर सारे किताब सुरक्षित रहेंगे। वो किताबें भी जो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, बच्चों के हाथ में भी किताबें सुरक्षित रहेंगी पढ़ने की। और मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बाइबिल, कुरान, गीता सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो जो किताब है, उस किताब के साथ एक गजब का चीज हुआ है। एक गांव की बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे गांव में प्रदेश काम करने के लिए कुछ लोग आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति भी आया था। कुछ दिन काम वाम यहाँ पे किया और क्या तकलीफ होती है ये आप सब लोगों को मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग किसी न किसी गांव से चल करके आए हैं। ओखला में या दिल्ली के किसी इलाके में मकान मालिक आपके साथ क्या बर्ताव करता है, आपको रूम रेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो किन परेशानियों का सामना करता है, आपको किस तरीके से काम ढूंढना पड़ता है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, ये तकलीफ आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो कई बार मन में लगता है कि क्यों यहाँ पे झक मार रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि लोग गांव जाकर के थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं।
मौका ईद का हो, बकरीद का हो, होली का हो, दिवाली का हो, ट्रेन में टिकट इसीलिए नहीं मिलता है कि अचानक से हमको गांव याद आने लगता है। तो वो जब गांव लौट करके आए तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे कुछ करेंगे। रोजी रोजगार करते हुए, अपना पेट परिवार चलाते हुए ही हम मंदिर मस्जिद भी कर पाते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक दुकान खोली और दुकान के सामने एक पीपल का पेड़ लगाया। पीपल का पेड़ लगा करके वहाँ पे उन्होंने जल डालना शुरू किया। धीरे धीरे वहाँ पे एक छोटी सी मंदिर बनाई गई। वो गली बहुत मामूली सा था। अचानक से सरकार ने एक नीति लाई और कहा कि इधर से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब एक्सप्रेसवे गुजरने की बात सुनते ही जमीन की कीमत अचानक से बढ़ने लगी। जैसे ओखला में जो ही मेट्रो घुसा कि आप देखे होंगे प्रॉपर्टी डीलर के दुकान के बाहर का जो रेट लिस्ट है वो बदल गया होगा। तो ऐसा जब हुआ तब तक वो इंसान बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो एक्सप्रेसवे बनाने के चक्कर में उनकी दुकान भी चली गई। लेकिन जमीन तो थी, पीपल का पेड़ भी था, भगवान जी भी थे। तो बहुत अच्छा मौका था कि इसको जो है कब्जा किया जाए। और जो लोग उस इंसान के दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे थे वो ये बोल करके उस मंदिर में अपना हक स्थापित किए कि देखो इस जगह की पहचान तो जो है उस अमुक व्यक्ति ने ही की थी। तो मंदिर तो बने, पुजारी कोई भी हो, लेकिन द्वार का नाम उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। और लोग बहुत खुश हो गए। मुश्किल ये नहीं है कि हम संविधान खतरे में हैं ये बात बोल रहे हैं, ठीक बात है, खतरे में है तो बोलेंगे लोग। मुश्किल ये है कि जब हम ये बोलते हैं तो किसी को सच क्यों नहीं लगता है। सच इसलिए नहीं लगता है कि जिनके भरोसे था संविधान, वो मंदिर, वो भगवान, उन्होंने भी तो उस दुकान की परवाह नहीं की। और जब दुकान ही है तो कोई भी पैसा दे करके खरीद सकता है और बेच सकता है। मूल प्रश्न ये है कि क्या जमहूरियत को बचाने वाले लोग, क्या संविधान की शपथ खाने वाले लोग सचमुच संविधान के प्रति गंभीर हैं? अगर वो गंभीर नहीं है तो बीजेपी को तो कभी संविधान से प्यार ही नहीं था। हम लोग प्रश्न ही एक्चुअली दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए मूल सवाल पे पहुंच नहीं पाते हैं। आखिर आप मुझे बताइए कि भाजपा संविधान क्यों बचाए? कोई एक कारण बता दीजिए। भाजपा तिरंगे झंडे का सम्मान क्यों करे? भाजपा इस देश का इतिहास क्यों ना बदल दे? क्योंकि ये सारी चीजें उसकी राजनीति के खिलाफ है। लेकिन जिनको बचाना था संविधान, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कस्में खाई, जिन्होंने इस देश को इतने दिनों तक चलाया, हम बोल देंगे जोर से, आवाज कम नहीं रखिए, वरना हम कम बोलेंगे, ज्यादा बोलने लगेगा। मैं भी कपिल साहब की तरह बोलूं क्या? समस्या उसमें यह होगी कि कैमरे वाले दोस्तों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम मोदी जी हैं नहीं, जिधर कैमरा होगा उधर ही मुंह कर लेंगे। तो मैं इस माइक का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी खुश, हम भी खुश। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तो हमारे सवालों का जवाब उनको देने की जरूरत नहीं है, वो विपक्ष पे ही एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि तबरेज के साथ गलत हुआ, तो वो 3 महीने बाद कहेंगे बोलो बोलो बोलो, कमलेश पे बोलो, कमलेश पे बोलो। कमलेश पे क्या कहना चाहते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि कमलेश के साथ अच्छा हुआ? अब जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हमारे सामने। आरफा जी ने कहा कि सरिया का प्रोग्राम है। अब
इस प्रोग्राम का जो है वीडियो अपलोड होगा। अब लोग उसको देखेंगे, कहेंगे देखा तुम गद्दार हिंदू हो, तुम एक बार भी जो है राम जी का नाम लिए, लोग यहाँ आकर के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे थे। इस प्रश्न को समझिए। वैसे अगर माने जलसे की तरह आए हैं, थोड़ा सुनेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और चले जाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और सारे स्पीकर ने, लगभग सारे स्पीकर ने, मुझे लगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और उमर कह रहा था कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मुझे गुस्से से ज्यादा बुद्धिमान चीज ही आज तक कोई नहीं दिखा है। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है कि उसको पता है कि उसको कहाँ होना है। आप जाइए थाना, ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि आप कांस्टेबल पे गुस्सा कर लें, जो ही एसएचओ आएगा पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो, उसको कहिएगा कि आओ बाहर निकलो, वो कहेगा नो सॉरी। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है। तो इसीलिए मैं जो है वीर रस का और आक्रोश रस का व्यक्ति नहीं बचा हूँ, मैं कहीं और चला गया हूँ। मुझे प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में तो लोग ऑलरेडी हैं, बहुत गुस्सा है। माने सिग्नल पे आप रुक जाइए और सिग्नल पे जो ही 5-4 हॉर्न देना शुरू कर देगा। भाई 0 तो जाने दे, ग्रीन तो होने दे। मेट्रो पे आप रोज चढ़ते हैं, बोलिए आपको एफर्ट करना पड़ता है घुसने के लिए, खड़े हो जाइए घुसा देगा। उतरने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। बहुत गुस्सा है। वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के पढ़े हुए, जेएनयू में पढ़ाई होती है, इतना आश्चर्य से मत देखिए। अभी आपके इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, जेएनयू से पढ़ के आए हैं। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कहा जाता है, जैसा आरफा जी ने भी कहा आपको, कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है। वो बजता हिंदुओं मंदिर के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है, आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात सबको बोलने और समझने की जरूरत है। वो समझ भी रहे हैं, बोलने की जरूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूं कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं? सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आज टीवी देख रहा था, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन उसको शिवसेना को पलटू राम बोल रहा था।
मुझे इतनी हंसी आई, मैं इतना हंस रहा था, तो एक दोस्त आया, बोला कि क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? हम बोले क्या करें, इतना लाजवाब नेता और उसका प्रवक्ता सब है कि हंसी रुकती ही नहीं है। उसको पलटू राम बोल रहा था, खुद ही जो है पूरे देश में वो क्या करके आए हैं चुनाव के बाद, और मुझे पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र में कर्नाटक होने जा रहा है, तो देख लीजिएगा, इसकी आशंका है मुझे। तो वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन? चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर, 3 साल, 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह के विधायक नहीं उड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे ही सुबह सुबह जो है ब्रश करते हुए लोगों को पता चला कि सरकार बन गई है महाराष्ट्र में, लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया, कहा कि आप तो जो है एनसीपी के कैंडिडेट का प्रचार किए थे, ये तो बीजेपी में शामिल हो गया। हम बोले कि इस देश में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने इस पे बड़े जबरदस्त कमेंट किए। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो बस उमर को ही बीजेपी में से देखना बाकी है। नहीं, लगता नहीं है, लेकिन अगर तुमको चाहिए, तुम चाहते हो कि वॉशिंग मशीन का शेयर करके आना है तो हो आओ। तुरंत जो है तुम देशद्रोही से देशभक्त हो जाओगे। तो ये जो परिस्थिति है उसमें हमको लगता है कि जिनकी प्रतिबद्धता हो, जो बिकेंगे नहीं, जिनके ईमान बिकाऊ नहीं हो, जिनके शब्द, जिनके विचार, जिनका जमीर बिकाऊ नहीं हो, ऐसे लोगों को आपको पहचान करनी पड़ेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 26 नवंबर देश संविधान दिवस मना रहा है। भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर के संविधानों के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया, जिसे संविधान सभा ने अपनाया। लिहाजा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यही वजह है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई चर्चा 32 दिनों तक चली थी। इस दौरान 7,635 संशोधन दिए गए, जिनमें से 2,473 पर चर्चा हुई। भारतीय संविधान की कई खूबियां हैं। दुनिया भर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा की आजादी का अधिकार है। भारतीय संविधान के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया गया है। भारतीयों को एक समान नागरिक संहिता के साथ आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं।
खास बात यह है कि भारतीय संविधान टाइपिंग की जगह पेन से लिखा गया। संविधान में संशोधन के लिए 3 अलग अलग प्रक्रियाएं भी दी गई हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल करके संविधान के हर पेज को इटैलिक में लिखा था। इसे लिखने में 6 महीने लगे थे। जब उनसे मेहनताना पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में रखी गई है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्र अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों आज आपके बीच में हैं एक ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर। आज 25 नवंबर 2020 को भारत के संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समापन भाषण हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी भाषण को लोगों को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक इस देश के अंदर जातियां हैं, यह देश कैसे महान बन सकता है। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योत और प्राण है। भारत का संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है। भारत का वर्ष 11 महिने 18 दिवस किती सोसल अभिमान पावाच्या तुकड्यावर काढीला दिस तरी थकला ना कहमान संग्रामाची भूतधमत मिळालं वरदान हरपून भान जीवाचं करुणीरान लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाचं। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित
जश्न में शामिल होने वाले आप तमाम लोगों का और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप सभी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 26 नवंबर देश संविधान दिवस मना रहा है। भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर के संविधानों के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया, जिसे संविधान सभा ने अपनाया। लिहाजा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यही वजह है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई चर्चा 32 दिनों तक चली थी। इस दौरान 7,635 संशोधन दिए गए, जिनमें से 2,473 पर चर्चा हुई। भारतीय संविधान की कई खूबियां हैं। दुनिया भर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा की आजादी का अधिकार है। भारतीय संविधान के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया गया है। भारतीयों को एक समान नागरिक संहिता के साथ आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। खास बात यह है कि भारतीय संविधान टाइपिंग की जगह पेन से लिखा गया। संविधान में संशोधन के लिए 3 अलग अलग प्रक्रियाएं भी दी गई हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। 3 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल करके संविधान के हर पेज को इटैलिक में लिखा था। इसे लिखने में 6 महीने लगे थे। जब उनसे मेहनताना पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में रखी गई है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। भारत सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाने का निर्णय किया है। देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े, विद्यार्थियों में भी संविधान के प्रियम्बल का पाठ हो और एक सहज अपने स्वभाव का हिस्सा बने धीरे धीरे, ये हमारा प्रयास है। 26  नवंबर
जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों आज आपके बीच में हैं एक ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर। आज 25 नवंबर 2020 को भारत के संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समापन भाषण हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी भाषण को लोगों को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक इस देश के अंदर जातियां हैं, यह देश कैसे महान बन सकता है। कोई भी राष्ट्र जब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो जातियों में बटा हुआ है। और भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं। भारत के अंदर जाति में से जाति, जाति में से जाति निकली हुई है। तो जब तक इन जातियों को खात्मा नहीं करेंगे, जब तक एक महान राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस आखिरी भाषण में राष्ट्र निर्माण के लिए जो चुनौतियों के बारे में बताया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक राष्ट्र निर्माण में जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भारत के अंदर मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्र को एक एजेंडा बनाना चाहिए कि जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है उसको कैसे खत्म किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में यह बात कही थी कि जो राष्ट्र है उसका मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्र मुद्दा बनना चाहिए कि इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी क्यों है। मगर देश की आजादी के बाद और देश के संविधान लागू होने के 71 साल बाद भी सरकारों ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को मुद्दा नहीं बनाया है। आज भी आप देखते होंगे समाज में गैर बराबरी है और इतनी गैर बराबरी है समाज के अंदर कि अगर कोई नाई अगर SC ST के बाल काट देता है तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई SC ST या डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठता है तो कत्ल कर दिया जाता है। अगर कोई SC ST का व्यक्ति घोड़े पर बैठना चाहता है तो कत्ल कर दिया जाता है। कोई डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति अगर अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती है। कितना अभी भी गैर बराबरी है सामाजिक में। आर्थिक के अंदर आपने देखा होगा, यह सरकारी रिपोर्ट है कि 19.4 लगभग 19.5 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। एक तरफ 91% जो दौलत है वो 1% लोगों पर है। 71% दौलत जो है वो 1% लोगों पर है और बाकी जो 29% लोग हैं, 20% जो पैसा है वो 99% लोगों पर है। गरीबी का ये आलम है कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लोगों को बताने का काम किया कि आप अगर अपना राष्ट्रीय एजेंडा आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए नहीं बनाएंगे तो देश महान नहीं बन सकता, राष्ट्र महान नहीं बन सकता। जब तक सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, तो उस राष्ट्र के लोग कैसे अच्छे रह सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं नॉर्वे के अंदर, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि नॉर्वे के अंदर और देश दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा फ्री है। शिक्षा के लिए वहां के नागरिकों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं फ्री है, वहां के नागरिकों को एक भी पैसा स्वास्थ्य के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है। न्याय फ्री है, वहां के लोगों को न्याय लेने के लिए एक भी पैसा कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है। मगर इंडिया के अंदर
आप अगर एजुकेशन की बात लेंगे तो एजुकेशन भी दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे समाज को बांटा गया है वैसे ही चालाक किस्म के लोगों ने शिक्षा को भी दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ उनके बच्चे पढ़ते हैं जो धन्ना सेठ हैं, जो डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और एक वो गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर छठी में ABCD बताई जाती है। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय, सर, भगवान नहीं है, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बापूजी छत पर हैं। नमस्ते। आइए। नमस्ते। कहाँ तक सीखा चरखा चलाना मेरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूँ बापू। गुड, तुम बिल्कुल सही काट रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी तो एक दिन तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही। गुड, दैट इज राइट। बापूजी, डॉक्टर आंबेडकर आ गया जी। हाँ, डॉक्टर आंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूं मेरे बचपन से। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई, और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं अछूतों के जीवन सुधार के लिए। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है, दांभिकता भरे झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च की। मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च की। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया। मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए? जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो धूल तोड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं, लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा, उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ? हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान ना रह पाए तो दोष इस मिट्टी का होगा, ना कि हमारा। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा, और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। तो आपकी हमसे क्या अपेक्षा है डॉक्टर? आपने मुसलमानों और सिखों को राजनीतिक अधिकार देने की बात मान ली, जो कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूतों से ज्यादा आत्मनिर्भर है। गोलमेज परिषद ने अछूतों के लिए इसी तरह के राजनीतिक अधिकारों की सिफारिश की है। आपका क्या विचार है? मैं राजनीतिक आधार पर हिंदुओं और अछूतों में बंटवारे के खिलाफ हूँ। यह सरासर आत्मघाती निर्णय होगा। आपके स्पष्ट मत के लिए आभारी हूँ। हमें पता चल गया कि इस संघर्ष में हम लोग कहाँ खड़े हैं।
अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी। इतना असंयम महादेव भाई। जी बापू। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उनकी कोई मातृभूमि नहीं? शायद महार होने के नाते ऐसा सोचते हो। डॉक्टर अंबेडकर क्या महार हैं? सारी दुनिया जानती है बापू। सारी दुनिया जानती होगी पर मैं नहीं। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया उनके बारे में? मुझे लगा वे तो पुरोगामी ब्राह्मण हैं, पूना के। मिस्टर गांधी आज गोलमेज परिषद में हिस्सा लेने के लिए लंदन रवाना हो गए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश सरकार के चुने हुए हैं, न कि हिंदुस्तानी जनता के। मिस्टर गांधी के प्रतिनिधि बनने से हमारे दावे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी पहली जरूरत है पिछड़ी जातियों को राजनीतिक सत्ता से लैस करना, वही एक रास्ता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, आपको नहीं लगता कि शिक्षा से दलितों की स्थिति में सुधार होगा? लगता है अब गांधी जी से मिलकर आए हैं। हम लोगों में से सबसे ज्यादा शिक्षित मैं हूँ, फिर भी समाज मेरे साथ अछूतों जैसा ही बर्ताव करता। आप क्या मांगे रखने वाले हैं? हम स्पष्ट विभाजन चाहते हैं हमारे और सवर्णों के बीच। आप ये सब कैसे करना चाहेंगे? हिंदुस्तान के भावी संविधान में पिछड़ी जातियों को ऐसा मूल अधिकार दिया जाए जिसके तहत छुआछूत कानूनन जुर्म हो और दोषी सजा का हकदार हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, मिस्टर गांधी ने कहा है कि स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम गंभीर होगा और जो अछूत है वो फिर भी अछूत ही रह जाएंगे। उन्हें कहने दीजिए। आप 2000 साल से बह रही धारा को रोककर उसे विरुद्ध दिशा में नहीं बहा सकते। दमन करने वाले कभी मसीहा नहीं बन सकते। हम राजनीतिक सत्ता चाहते हैं, न कि सिर्फ खूबसूरत शब्द, अच्छे इरादे या दान। एक और सवाल डॉक्टर अंबेडकर प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं प्रतिनिधियों के दिमाग में क्या है। अल्पसंख्यक वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रश्न। हम राजी हैं मुसलमानों और सिखों को विशेष स्थान देकर समझौता करने के लिए। अर्थात इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं। लेकिन जहां तक अछूतों का सवाल है, मैं और कांग्रेस दोनों विरुद्ध हैं उन्हें खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में। अछूत हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हमारे खिलाफ लड़ाई का बिगुल बच गया। भीम, क्या हुआ? उन्होंने अल्पसंख्यक कमेटी को स्थगित कर दिया है। मैंने सुना है कि वो मुसलमानों के साथ एक सौदा करने वाले हैं। सौदा किस तरह का? कांग्रेस मुसलमानों की 14 मांगे मान लेगी अगर मुसलमान हमारा विरोध करें तो। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो इतने बड़े संत माने जाते हैं, वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। संत? वो एक मंझे हुए राजनेता है फैनी। कोई रास्ता नहीं बचता तो मिस्टर गांधी फिर षड्यंत्र करते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर और साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि हम सांप्रदायिकता के प्रश्न पर आपसी बातचीत के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहे हैं। ये असफलता कमेटी के गठन में ही छिपी थी, जिसके सदस्य सरकार के प्रतिनिधि तो हैं मगर जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अछूत भी शामिल है। और मिस्टर चेयरमैन सर, मुझे इस बात में जरा सा भी शक नहीं है कि अपने समुदाय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, पर महात्मा जी का दावा है कि कांग्रेस मुझसे ज्यादा अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये उन तमाम झूठे बयानों में से एक है जो गैर जिम्मेदार लोग अक्सर देते रहते हैं। ऐसे टेलीग्राम पिछड़ी जातियों के लोग मेरे पास देश के कोने कोने से भेज रहे हैं। उनका कांग्रेस के आंदोलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम के तरीके का विरोध करते हैं।
मैं एक और बात बताना चाहता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कि अछूत वर्ग हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन अगर यह हस्तांतरण होता है तो सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, विशिष्ट वर्गों में या किसी खास दल के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। उस सत्ता में सारे समुदायों की सही साझेदारी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि छुआछूत अब बिल्कुल खत्म होने वाली है और स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने से यह कलंक बना रहेगा। मैं हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर यह समझाना चाहूंगा अछूतों को कि छुआछूत हटाने का यह तरीका नहीं है। मेरे लिए तो छुआछूत जिंदा रहने से बेहतर है हिंदू धर्म की मौत। मैं बड़ी इज्जत करता हूं डॉक्टर अंबेडकर की, पर ऐसा लगता है कि जिस भयानक अन्याय की चक्की में वे पिस चुके हैं और संभवतः जिन कटु अनुभवों से वे गुजरे हैं, उनके कारण वे गुमराह हो गए। डॉक्टर अंबेडकर का यह दावा कि वे समस्त अछूतों की वकालत करते हैं बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये विनयता से कहता हूं कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं हिंदुस्तान के समस्त अछूतों का। अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की जो लोग बातें करते हैं, अपने हिंदुस्तान को कतई नहीं जानते। प्राणों की बाजी लगाकर इस तरह के राजनीतिक बंटवारे का मैं विरोध करूंगा। ये सरकार जातियों के आपसी मतभेदों को संविधान बनाने के काम में रुकावट नहीं डालने देगी। इसलिए जातियों के आपसी मतभेदों को आप कभी भी ज्यादा अहमियत ना दें। आप लोग, आप में से हर एक, इस कमेटी का हर एक सदस्य जातिगत सवाल को हल करने के लिए अपने हाथों दरखास्त लिखकर क्या मुझे भेजेगा और क्या मेरे फैसले को मानेगा। थैंक यू। ब्रिटेन के पंत प्रधान मिस्टर मैकडोनाल्ड ने पिछड़ी जातियों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की है। यरोड़ा जेल में महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुओं का बंटवारा करने वाले इस निर्णय का वे तीव्र विरोध करेंगे। इसलिए हमने ये हमारा दायित्व समझा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें उचित अनुपात में विधानमंडल का प्रतिनिधित्व दिया जाए। अतः मेरा विचार है मिस्टर गांधी कि आपको मेरा उत्तर यही होना चाहिए कि सरकार का निर्णय अचल है और गंभीरता से स्वयं अपने आप से ये प्रश्न करें कि आपने जो कदम उठाने का विचार किया है क्या वो वास्तव में उचित है। आपका परम शुभचिंतक रैमसे मैकडोनाल्ड। कहिनूर गांव के 400 अछूत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें रोकिए। मैं एक जरूरी घोषणा करने जा रहा हूं योला परिषद में। मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे।
दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं। और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर अंबेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही अब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण, या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है? कुक की लिखी, उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ, वो भी पढ़िएगा। लाइफ ऑफ जीसस रना के लिखी हुई, और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर अंबेडकर, हम आपको पूना के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन में और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है, और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी। सियासी, मुआशरती, इक्तिसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है, एक कंकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आशिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे, हमें सूचना भिजवाइए। लगता है कांग्रेस और सरदार आपको इस चुनाव में बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने सरदार पटेल का वक्तव्य नहीं पढ़ा? हाँ, हम धर्म बदलेंगे तो सांप्रदायिक समझौते में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर, मैं यहाँ आपके एक मित्र के नाते नहीं आया। मैं आपके सामने हूँ एक अधिकृत प्रतिनिधि हिंदू महासभा का। हम जानते हैं आपका दृष्टिकोण और आपकी देशभक्ति। हम जानते हैं आप कभी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे। नहीं, पर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मेरी देशभक्ति को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, और मैं इस देश के इतिहास और संस्कृति को आपसे बेहतर जानता हूं। हाँ, मेरा मानना है कि हमारे इन दो धर्मों को अपनाने से राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरणों में बुनियादी फेरबदल आ जाएगी डॉक्टर मंजे। लेकिन इससे हमें क्या मतलब? हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? डॉक्टर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको आरक्षण दिलाने के लिए, भले ही आप सिख धर्म क्यों ना अपना लें। हिंदू महासभा इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध होगी। तुम बहुत चालाक हो बूढ़े ब्राह्मण, घुस बैठिए। प्रिय भावराव, क्या तुमने मेरे धर्म परिवर्तन के फैसले पर डॉक्टर मुंजे की परेशानी गौर की? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धर्म परिवर्तन से हमें क्या फायदा होगा। मेरा उन्हें यह जवाब है कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। दोनों का आंतरिक उद्देश्य एक ही है, आजादी की चाह। डॉक्टर अंबेडकर,
मैं आपका और आपके साथियों का समर्थन चाहता हूं सुब्बरायन और अय्यंगार मंदिर प्रवेश के बिल पर। मान लीजिए मैं मंदिर प्रवेश बिल को स्वीकार कर लूं, लेकिन चातुर्वर्ण और जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष करूं, आप कौन सा पक्ष लेंगे? और अगर मैं चातुर्वर्ण को स्वीकार कर लूं, तो आपकी उसको लेकर क्या व्याख्या होगी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या इसका उल्टा, सबसे ऊपर शूद्र? डॉक्टर अंबेडकर, मैं एक हिंदू हूं इसलिए नहीं कि मैंने हिंदू के घर जन्म लिया, बल्कि इसलिए ये मेरी इच्छा है और विश्वास है। कोई ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है हिंदू धर्म में जिसका मैं आचरण करता हूं। लेकिन अगर आपका झगड़ा वर्ण व्यवस्था से है, तो फिर मैं नहीं हूं आपके पक्ष में, क्योंकि मेरी यह दृढ़ आस्था है कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब मैं भी आपके पक्ष में नहीं हूं। बापू, हमारी मुक्ति राजनीतिक सत्ता पाने पर होगी, ना कि तीर्थ यात्रा या फिर उपवास करने से। इजाजत चाहूंगा। वैसे मैं एक राय दूं, हमेशा इस उपवास रूपी हथियार का इस्तेमाल ना करें। आपकी जिंदगी कीमती है, देश को जरूरत है आपकी। संजोग की बात है कि मिस्टर जयकर ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी चाहती है आप सीट संभालें। आप स्वीकार करेंगे? 20 साल जहर उगलने के बाद कांग्रेस मुझे संविधान सभा का भार सौंपना चाहती है। क्या आपके लोग मुझे चैन से काम करने देंगे? देश आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा है, उसे आपकी जरूरत है। सारे लोग, यहाँ तक कि सभी राजनीतिक पार्टियां भी नए भारत के निर्माण में सहयोग देंगी। मिस्टर पाटिल, क्या आपने मिस्टर गांधी से राय ली? हाँ, बापू को कोई ऐतराज नहीं। जवाहर ने भी हाँ कह दी और राजेंद्र प्रसाद भी आपके लिए उत्सुक हैं। बहुत खुशी हुई है जानकर। चलिए, आपने भी महसूस किया कि राष्ट्रवादी रहा जा सकता है, कांग्रेस में ना रहते हुए भी। आप मंत्रियों की लिस्ट से खुश नहीं हैं बापू? नमस्ते जी। नमस्ते। कानून मंत्री कौन होगा जवाहर? और संविधान की जिम्मेदारी? संविधान के लिए हम दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। दुनिया भर के? इसीलिए तो छोड़ के आए। मेरे ख्याल में स्वतंत्र भारत का संविधान एक शोषित को लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, इतिहास ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। लगता है मेरे मरने तक इस खून खराबे का बोझ मेरी आत्मा पर बना रहेगा। खैर, काम की बात करें। आप जानते हैं कि आपको मैंने यहां क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सरकार में आप शामिल हों। आपको मंजूर है? ये सब इस बात पर निर्भर करेगा जवाहरलाल कि कौन सा विभाग मुझे। कानून? वहां काम तो काफी होगा ना? बहुत है, फिक्र मत कीजिए। कई नए कामों को कानूनी जामा पहनाना है। हाँ, हिंदू कोड बिल जो कि अधूरा पड़ा है, नहीं? उसका फैसला भी हमें जल्दी करना है। मैं खुश हूं, हम साथ काम करेंगे। प्रिय भावराव, हिंदुस्तान आज एक आजाद देश है, मगर क्या वो अपनी आजादी सलामत रख पाएगा? क्या अलग अलग और परस्पर विरोधी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान को अपनी अपनी जाति और धर्म से ऊपर रख पाएंगी? हमें अपनी आजादी की रक्षा अपने खून की आखिरी बूंद तक करनी चाहिए। ये संविधान सभा गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ
हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी अगर वो चाहे तो इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो मिस्टर जिन्हा, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बदली। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तान एक सच्चाई है। छुआछूत किसी भी रूप में हो, खत्म कर दी गई है। इस कानून के पालन में असमर्थता दिखाना अपराध माना जाएगा। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! को देख करके हमारा सीना चौड़ा हो जाए, गर्व से हम उसका नाम ले सकें। इस आदमी को मैं महान मानता हूं। The people of India have decided whom they believe should be honored as the greatest Indian since 1947. जागो रे जागो अंबेडकर, जगत जननेता अंबेडकर, भवितकु मार्गम अंबेडकर, बडुगुలకు ప్రాణం अंबेडकर। जागो रे जागो अंबेडकर, जगत जननेता अंबेडकर, भवितकु मार्गम अंबेडकर, बडुगुలకు ప్రాణం अंबेडकर। The Indian village is not a single social unit. The two major divisions are between the touchables and the untouchables. టీచర్ అంబేద్కర్, మా బతుకు ఫ్యూచర్ అంబేద్కర్, మా దారికి టార్చ్ అంబేద్కర్, భారత్ కు మార్క్స్ అంబేద్కర్, మా వల్లో టీచర్ అంబేద్కర్, మా బతుకు ఫ్యూచర్ అంబేద్కర్, మా దారికి టార్చ్ అంబేద్కర్, భారత్ కు మార్క్స్ అంబేద్కర్। జాగో రే జాగో అంబేద్కర్, జగత్ జననేత అంబేద్కర్, బడుగులకు ప్రాణం అంబేద్కర్, భారత్ కు మార్క్స్ అంబేద్కర్। Unfortunately, I was born a Hindu untouchable. It was beyond my power to prevent that.
But it is within my power to refuse to live under these humiliating conditions. Though I was born a Hindu, I solemnly assure you that I will not die as a Hindu. కులానికి శూలం అంబేద్కర్, మతానికి మందుర అంబేద్కర్, మనువుకు మరణం అంబేద్కర్, మానవత మూర్తి అంబేద్కర్. కులానికి శూలం అంబేద్కర్, మతానికి మందుర అంబేద్కర్, మనువుకు మరణం అంబేద్కర్, మానవత మూర్తి అంబేద్కర్. జాగోరే జాగో అంబేద్కర్, జగజ్జననేత అంబేద్కర్, బడుగులకు ప్రాణం అంబేద్కర్, భారత్కు మార్క్స్ అంబేద్కర్. జాగోరే జాగో అంబేద్కర్, జగజ్జననేత అంబేద్కర్, బడుగులకు ప్రాణం అంబేద్కర్, భారత్కు మార్క్స్ అంబేద్కర్. We believe that no matter who you are or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar. భూవకై కోరితే అంబేద్కర్, భూములను పంచితే అంబేద్కర్, పరిశ్రమల వాడా అంబేద్కర్, ప్రగతి జన సూత్రం అంబేద్కర్. భూవకై కోరితే అంబేద్కర్, భూములను పంచితే అంబేద్కర్, పరిశ్రమల వాడా అంబేద్కర్, ప్రగతి జన సూత్రం అంబేద్కర్. జాగోరే జాగో అంబేద్కర్, జగజ్జననేత అంబేద్కర్, బడుగులకు ప్రాణం అంబేద్కర్, భారత్కు మార్క్స్ అంబేద్కర్. జాగోరే జాగో అంబేద్కర్, జగజ్జననేత అంబేద్కర్, బడుగులకు ప్రాణం అంబేద్కర్, భారత్కు మార్క్స్ అంబేద్కర్. जिसको देख करके हमारा सीना चौड़ा हो जाए, गर्व से हम उसका नाम ले सकें. The greatest Indian since 1947, since the Mahatma as chosen by the viewers, B.R. Ambedkar. इसलिए हमारा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर इज ग्रेटर देन महात्मा गांधी. Mahatmas have come and Mahatmas have gone, but the untouchables have remained untouchables. మా ఇంటి నీడ అంబేద్కర్, మా కొలువుల చాడ అంబేద్కర్, ప్రేమికుల స్వప్నం అంబేద్కర్, పేదలకు రాజ్యం అంబేద్కర్. మా ఇంటి నీడ అంబేద్కర్, మా కొలువుల చాడ అంబేద్కర్, ప్రేమికుల స్వప్నం అంబేద్కర్, పేదలకు రాజ్యం అంబేద్కర్. ప్రభుత్వం అనేది టు సీ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది డౌన్ ట్రాడన్ అధ్యక్ష. జాగోరే జాగో అంబేద్కర్, జగజ్జననేత అంబేద్కర్, బడుగులకు ప్రాణం అంబేద్కర్, భారత్కు మార్క్స్ అంబేద్కర్. జాగోరే జాగో అంబేద్కర్, జగజ్జననేత అంబేద్కర్, బడుగులకు ప్రాణం అంబేద్కర్, భారత్కు మార్క్స్ అంబేద్కర్. मेरी बात सुनो नाइक, जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई और पुलिस को हटाने की धमकी से हमारे सामने अब यह साफ है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों में सरकार की कोई रुचि नहीं है. ऐसी सरकार किसी के काम की नहीं है. मैं नासिक के मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों से सहमत नहीं. इस मामले में अपना बयान मैं सरकार को पहले ही लिखकर भेज चुका हूँ, जो कि सही है. डॉक्टर साहब, कहिए. वायसराय साहब ने भेजा है. धन्यवाद. ओह, ये तो निमंत्रण पत्र है लंदन में होने वाली गोलमेज परिषद के लिए. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. अभिनंदन. धन्यवाद.
प्रिय चित्रे, कांग्रेस और मिस्टर गांधी ने गोलमेज परिषद का बहिष्कार किया है। कांग्रेसी उनसे नफरत करते हैं और गालियां देते हैं जो परिषद में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं वही मांग करूंगा जो मेरे लोगों का अधिकार है। मैं निश्चित ही स्वराज की मांग उठाऊंगा। कमेटी के प्रतिनिधियों का चुनाव और प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप। मिस्टर चेयरमैन और गोलमेज परिषद के आदरणीय सदस्यगण, मैं और मेरे साथी राव बहादुर श्रीनिवासन हिंदुस्तान की पिछड़ी जातियों का दृष्टिकोण आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं, जो कि हिंदुस्तान की आबादी का 5वां हिस्सा है। हमारा दृष्टिकोण यह है कि हिंदुस्तान से ब्रिटिश सरकार को हटाकर उसकी जगह लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार कायम की जाए। पिछड़ी जातियों ने ब्रिटिशों का इस उम्मीद से स्वागत किया था कि वो उन्हें कट्टर सवर्णों के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रिटिशों के पहले हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, क्या आज जा सकते हैं? ब्रिटिशों के पहले अछूत पुलिस और सेना दल में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्या वो अवसर अब है हमारे लिए? हमारे सारे घाव आज भी खुले हुए हैं और टीस दे रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन के 150 साल बीत चुके हैं। हिंदू उन पर हक जमाते हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए, और मुसलमान उनके अलग अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते क्योंकि उनको डर है शायद कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित हमारा पीड़ित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में है जिसकी इस दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती। आज देश का जो तेवर है उसमें ऐसा कोई भी संविधान कारगर नहीं होगा जो देश की आबादी के बड़े हिस्से को मंजूर ना हो। वो वक्त जब फैसला ब्रिटिश करते थे और हिंदुस्तान मंजूर करता था बीत चुका है, कभी न लौटने की। डॉक्टर अंबेडकर, आज तुम छा गए। भाषण देने का आपका तरीका कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा था। मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। बेटे, मुझे तुम पर बहुत नाज है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे, लगता है जैसे कली की बात। मैं चलता हूँ। अच्छा, गुड बाय। सर, जब बात चली रही है तो मैं आपके कर्ज के बारे में। कैसा कर्ज? मेरी पढ़ाई के लिए। ओह, वो स्कॉलरशिप था। डॉक्टर अंबेडकर, आप बहुत अच्छा बोले। थैंक यू। जी हाँ, मैं भी यही समझा था, लेकिन पिछले 6 साल से दीवान जी लगातार चिट्ठियां लिखकर वो कर्ज वापस करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज को भी चिट्ठी लिख दी जहां मैं पढ़ाता हूँ। ये उसका पागलपन है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। थैंक यू मुझसे बात करने का। माय प्लेजर। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपके आंदोलन को काफी समय से देखती आ रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप हमेशा से कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने गोलमेज सभा का बहिष्कार किया, लेकिन आप उसमें शामिल हुए। फिर भी हाल ही में आपने बचाव किया उन 47 कांग्रेसी सत्याग्रहियों का जो चिरनेर फायरिंग केस में शामिल थे। क्या ये अंतर्विरोधी नहीं? मिस रोजा एप्स्टाइन। हाँ, मिस एप्स्टाइन, मेरी स्थिति बिल्कुल अंतर्विरोधी नहीं है। मैंने कुछ सिद्धांतों की वजह से ये केस हाथ में लिया। मैं कांग्रेस से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर नागरिक को आंदोलन करने का अधिकार है। लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता सरकार के टिकने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिय भावराव, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया है और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, लेकिन अपने खिलाफ तमाम गुस्से और आग के बावजूद भी मैं कमीशन को मिलने जाऊंगा। इस मुश्किल घड़ी में मुझे बड़ा रणभाव की याद आ रही है। वो अगर जिंदा होते तो उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया होता। लॉ कॉलेज में पढ़ाने के बाद आज मैं पूना जा रहा हूँ। वहाँ कल मेरी साइमन कमीशन के साथ मीटिंग है। साहब,
अपना ख्याल रखना। मड़के बुआ कह रहे थे आपके दुश्मन कभी। रामो, तुम्हें अभी भी बुखार है, दवाइयां लेना मत भूलना। मैं अपना ध्यान रखूंगा। तो आप ये बात खास तौर पर चाहते हैं कि अछूतों को सरकारी नौकरियां मिले? जी, निश्चित रूप से। क्यों ऐसा चाहते हैं आप? कानून के अमल के मामले में हमारा अनुभव बहुत ही बुरा है। अधिकतर मामलों में कानून का उपयोग पिछड़ी जाति के लोगों के विरुद्ध हुआ है। मैं मानता हूं कि आप अछूतों की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश में रहे हैं, लेकिन क्या सवर्ण आपकी इस काम में मदद करते हैं? ऊंची जाति के सभी हिंदू नीची जाति के लोगों को गंदा काम करने पर मजबूर करते हैं। वो सोचते हैं कि अछूत अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका जीवन स्तर सुधरने लगेगा और वो सवर्णों की हर स्तर पर बराबरी करेंगे। हिंदुस्तान का संविधान अछूतों के साथ सही बर्ताव करे, इसके लिए आपके मुताबिक क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखनी चाहूंगा, हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। दूसरी बात, पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी अल्पसंख्यक जाति से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है। वो भी इस वजह से क्योंकि अछूत हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहां तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। और वयस्क मताधिकार ना हो तो फिर हम स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र चाहेंगे, कुछ और ऐसे संरक्षण चाहेंगे जिसमें उनके लिए अच्छी शिक्षा हो और सरकारी नौकरियों में उनका प्रवेश। मिस्टर सोलंकी, क्या आपका भी यही मानना है? हाँ, बिल्कुल। आपने अपनी जो ये योजना अभी हमारे सामने रखी, अगर उसे हिंदुस्तान के संविधान में शामिल कर लिया जाए तो क्या उससे हमेशा के लिए वर्ग संघर्ष शुरू नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन ये बहुसंख्यकों के रुख पर निर्भर करेगा सर। आप एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं और आप ऐसी मांगे हरगिज नहीं करना चाहेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है और मेरी यह इच्छा है कि कभी सारा हिंदुस्तान एक होगा, और यकीन है कि वो समय आएगा जब इन सब बातों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वो निर्भर करेगा कि अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों का रुख कैसा है। अछूतों के कुल कितने लोग हैं जो वकालत के पेशे में हो? मैं अकेला ही। और कोई सवाल जेंटलमैन? थैंक यू डॉक्टर अंबेडकर। मिस्टर सोलंकी। थैंक यू मेजर एटली। ब्रिटिशों के हस्तक अंबेडकर 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 अंबेडकर। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो लोग देश की आजादी के लिए शोर मचा रहे हैं उनका व्यवहार बिल्कुल असंगत है? हाँ, बिल्कुल। उन लोगों ने साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों और ब्रिटेन में बसे भारतीय विद्यार्थियों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ तो जोरदार विरोध प्रकट किया, मगर साथ ही अपने देशवासियों और धर्म भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित रखा। यह व्यवहार असंगत, खुदगर्जी भरा हुआ और बेशर्मी का है। इसलिए मेरा संपादकीय कहता है कि हमें पूरी ताकत के साथ कदम उठाना चाहिए ताकि ये पता चल जाए सवर्णों को कि छुआछूत का पालन करना उतना ही खतरनाक है जितना जबान पर दहकता हुआ कोयला रखना। Plot number 129, Hindu Colony, Dadar. This address is extremely important and special for a significant population in India. It was the year 1933 when Dr. Babasaheb Ambedkar completed the construction of this place. This was a custom-built home specially for the impeccable collection of books that Babasaheb acquired over a period of lifetime. Rajgriha is a holy site for many Indians, especially the marginalized communities. Very few addresses have this kind of cult following in our times. Baba Saheb, along with his family, lived in Rajgriha for 15 to 20 years.
lakhs of people visit this site before going to Chaityabhumi on 6th of December. The Heritage Monument is a 3-storied building. The ground floor makes up for the museum as a memorial to Baba Saheb. The museum attracts crowd across all ages, from little schoolgoers to age-old folks. Everyone finds their inspiration in Rajgriha. The museum has tons of things which are actually used by Baba Saheb himself. Baba Saheb's backbone, his wife Ramabai, took her last breath in this house. She passed away in the year 1935. This very iconic site was vandalized on the evening of 7 July 2020 by an unidentified man. He pelted stones at windows. The CCTV footage clearly displays how this young man entered Rajgriha from a 3-feet high gate on the Tuesday evening. He didn't stop there. He went on to smash flower pots and damage plants in the premises of the museum. The followers of Baba Saheb across the globe are in a shock by this incident. They took on Twitter by storm. Hashtags such as Rajgriha, Rajgriha stands tall, Rajgriha our pride were used, and in no time it was trending all over the social media. Baba Saheb's grandson and supremo of Vanchit Bahujan Aghadi, Prakash Ambedkar, addressed the crowd after this incident. एक फोकस राहिला, एकच प्रश्न राहिला, तर मग त्याचा शोध करायला सोपं जातं. पण एकाच बरोबर. सभी को क्रांतिकारी जय भीम. आप सभी का इस फेसबुक लाइव में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. वेल, ये कचरा वापस आ गया. ओह, अंबेडकर. माफ कीजिए, चिकन खत्म हो गया. अभी परोस दिया बचा कुचा. अब सिर्फ गोभी और रसा बचा है. हे, क्या हुआ? रॉबर्ट. ओह, तो तुम मेरे हिस्से का चिकन खा रहे हो. किस्मत अच्छी है तुम्हारी. मेरे पिता कहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी और कुत्ते बाहर बैठकर खाते हैं, हमारे साथ नहीं. माफी मांगो. मांगो माफी. ठीक है, माफी चाहता हूं. ये गिर गए थे. थैंक यू. अच्छी खबर है, बहुत अच्छी. तुमने नहीं सुनी? प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई गए थे. तो क्या हुआ?
सारे बाजार बंद हो गए, झंडे दिखाए। गांधी जी ने ब्रिटिश और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें गांधी जी को चलाना चाहिए। जैसे कि असनोडकर, हिंदुस्तान में आज 6 करोड़ अछूत हैं जिन्हें नागरिक, कानूनी, राजनैतिक या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पहले अंग्रेजों का जाना जरूरी है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारे कमरे की लाइट 9:30 बजे तक जलती रही। मैंने तुम्हें पूरी रात बत्ती जलाने की इजाजत नहीं दी है, समझे? अब 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, उसके बाद लाइट बंद। प्रिय शिवतरकर, मूकनायक कैसा है? यहाँ जिंदगी बड़ी कठिन है। मेरी मकान मालकिन बहुत रूखी और भयंकर औरत है। मुझे थोड़े से नाश्ते से ही संतोष करना पड़ता है। यहाँ लंदन की खामोश रातों में मुझे बाड़ाराम भाव का क्लैरिनेट सुनाई पड़ता है। मुझे रमाबाई की चिंता है, तुम उसका ख्याल रखना जैसे हमेशा रखते आए हो। मुझे घर से खबर मिली है कि ट्यूशन टीचर नियमित नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पैसों की बात है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दो या कोई दूसरा टीचर रख लो। बच्चों की पढ़ाई का किसी भी कीमत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस मामले में तुम खुद ध्यान देना। भीमराव। यहाँ बम्बई में तो तुम्हारे लिए 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, और अब देखो हजारों मील दूर तुम्हारी चिंता होने लगी है। एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरी में खाना मना है। एक्सक्यूज मी, हम लोग उस दिन मिले थे। हम मिले थे? जब तुम्हारे पेपर्स गिर गए थे और मैंने उठाए थे। हाँ, याद आया। फैनी फिट्जजेराल्ड। भीमराव अम्बेडकर। प्लेजर टू मीट यू। मैंने कभी किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज्यादा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं काम करती हूँ हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ के कुछ रेफरेंसेस तुम्हारे काम आ सके। क्यों ना हम कॉफी पीने चले और तुम मुझे बताओ तुम्हारे पढ़ाई के विषय कौन से हैं? लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही तो लगेंगे, फिर पढ़ाई शुरू कर देना। क्यों, क्या हुआ? बात वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं दे दूंगी। ओह कम ऑन, यकीन मानो इससे मेरा दिवाला नहीं निकलेगा। गुड इवनिंग अम्बेडकर। गुड इवनिंग। मैंने तुम्हारा मूकनायक पढ़ा, डम्ब हीरो। तुम लिखते अच्छा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे विचार पसंद नहीं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बाय द वे, पता है शाहू महाराज नहीं रहे। आज मुझे एक दोस्त मिला था मेरा, बंबई से अभी अभी आया है। उसी ने बताया। In Adam, all men die. Even in Christ shall all be made alive. मेरे पति की मौत हुई तब मैं भी मरना चाहती थी। मैं बहुत खुदगर्जी से पेश आया हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कभी पूछा ही नहीं। कुछ बताने लायक है भी नहीं। लड़ाई में मारे गए वो। और बच्चे?
मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। एक वही बची है मेरे लिए। मैं दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अमेरिका से यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आगे की पढ़ाई मैं यहीं करना चाहता हूँ। लंदन में क्या करना चाहते हो? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना। ओह। ग्रेज इन में रहकर अपनी थीसिस पूरी करना, आर्काइव से मदद लेना। हाँ, और बैरिस्टर भी बनना चाहता हूँ। बस यहाँ और कुछ? 1.5 गुना दिमाग पाया है जनाब ने। अमेरिका में क्या तुम गदर पार्टी के मेंबर थे? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। तुमने उनकी किसी कार्यवाही में हिस्सा तो नहीं लिया? नहीं सर, कभी नहीं लिया। और होम रूल लीग, उसके मेंबर रहे हो तुम? जी, मैं अमेरिका में पढ़ने गया था। तो फिर ये क्या है? मेरी इकोनॉमिक्स की थीसिस। पेज 37। हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार दुनिया की सबसे महंगी सरकार है और हिंदुस्तान की गरीबी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। तलाशी लो। अछूत, नीच, उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम अछूत हो, झूठ हो। तुम मेरी गाड़ी में सफर नहीं कर सकते। तुमने कपड़े इतने अच्छे पहने कि मैंने सोचा। चाहो तो हम दुगने पैसे देंगे। दुगने तिगुने किसे चाहिए? अपवित्र नहीं होना चाहता मैं, समझे? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। वेलकम टू लंदन। प्रोफेसर सेलिंगमैन ने तुम्हारी सिफारिश की है। उनके लिए तुमने किस विषय पर थीसिस लिखी थी? हिंदुस्तान का आर्थिक इतिहास 1765 से लेकर आज तक। बड़ा दायरा है। पहले किसी ने लिखा है इस पर? नहीं सर, मैं ही पहला हूं। तुम हमारे लिए कौन सी थीसिस लिखना चाहते हो? रुपए की समस्या पर। आओ। मुझे नहीं पता था कोई समस्या है। मैं सहमत नहीं हूं केन्स के तर्क से, जो उन्होंने हिंदुस्तान के गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के लिए दिया। तो तुम मुझसे भी सहमत नहीं हो? जी प्रोफेसर कैनन, अगर आपने अपना विचार नहीं बदला हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। आप बुरा ना माने सर, मैं। और तुम्हें लगता है तुम ये साबित कर पाओगे कि हम दोनों केन्स और मैं इतने सालों से गलत रहे? जी, मुझे लगता है सर मैं साबित कर पाऊंगा सर। वेल, मैं जरूर तुम्हें शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू सर। मुझे तुम्हारी समीक्षा का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप हमेशा लाइब्रेरी में सबसे पहले आते हैं। थोड़ा ज्यादा सो लीजिए किसी दिन, थोड़ी देर के लिए। ये जो सारी किताबें हैं कहीं भागी थोड़े ही जा रही हैं। माफ कीजिए, आप नहीं समझेंगे। आपके लिए लेटर। थैंक यू। इस हफ्ते का बिल कब दोगे? कल दे दूंगा। साहब, हमारे बेटे का कल देहांत हो गया। आपको ये खबर देते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो बहुत बीमार था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करना, तबीयत का ख्याल रखना। यहाँ सभी आपको याद करते हैं। प्रिय रामू, गंगाधर के लिए मैं बहुत उदास हूँ। उसके बिना जिंदगी दर्द भरी होने वाली है, खासतौर से तुम्हारी, क्योंकि तुम उसकी माँ हो। मैं तुम्हें बहुत थोड़े से पैसे भेज पाता हूँ, इसलिए तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं, गोबर उठाना और लकड़ी चुनना पड़ता है। तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप से नफरत होती है। और यहाँ लंदन में लड़ाई की वजह से मेरी भी जिंदगी कठिन है।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना और यहाँ ग्रेज इन में रहना काफी दिक्कत होती होगी आपको अम्बेडकर। हाँ, क्या करें। मेरे दोस्त मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, इसलिए आप इन्हें बताइए, क्या ये सही नहीं कि हिंदुस्तानी अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं क्योंकि वो बाएं हाथ से अपने पीछे की सफाई करते हैं? क्यों? क्या ये बात सही है कि अंग्रेज हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं? वैसे हो सकता है कि ये अफवाह हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम हमारे देश में एक मेहमान हो। आपकी मेहमान नवाजी का भी जवाब नहीं। बड़ौदा राज को यह सूचित करते हुए खेद होता है कि आपकी स्कॉलरशिप का समय समाप्त हुआ है। बंद पत्र के अनुसार आपको तुरंत ही हिंदुस्तान लौटकर 10 साल के लिए बड़ौदा सरकार की सेवा करनी पड़ेगी। दीवान बड़ौदा राज। क्या तुम उन्हें कुछ और महीने यहां रुकने के लिए राजी नहीं कर सकते? आखिर तुम्हारी थीसिस पूरी होने वाली है। नहीं सर। खैर अम्बेडकर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं 4 साल के लिए तुम्हारी अवधि बढ़ा सकता हूं। अगर तुम तब तक लौटाओ तो अधूरी थीसिस पूरी कर सकते हो। आपने मेरा हौसला बढ़ाया सर, थैंक यू। तुम वापस तो आओगे ना? मुझे नहीं पता, उम्मीद तो है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। अतः दीप भव का संदेश लोगों को देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को मैं वंदन करती हूँ और सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं रुजुला शैलेश कदबिये आपके समक्ष भगवान बुद्ध के विचार रखना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और गंभीर स्वभाव के थे। बड़े होने पर भी उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। उनका मन घर गृहस्थी में नहीं रमा और वे अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की और पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद सारनाथ में उन्होंने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया और उपदेश देने का यह क्रम आजीवन जारी रखा। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती, केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। आर्य सत्य 4 है। दुख, संसार में दुख है। समुदय दुख के कारण है। निरोध दुख के निवारण है। मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध कहते थे 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, जैसे है वैसे देखना, अपने धारणा को बीच में न लाना। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक जीविका, जीवन के लिए जरूरी कमाई करना, हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, किसी भी काम के लिए जरूरी प्रयास करना, आलसी न बनना। सम्यक स्मृति, सही बातों को याद रखना और व्यर्थ बातों को भूलना। सम्यक समाधि, पूर्ण बोध से समाधि पाना, नशीली दवाइयों से नहीं। भविष्य के सपने में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जिंदगी में खुश रहने का यही एक रास्ता है। प्रज्ञाशील करुणा मार्ग लोगों को दिखाने वाले तथागत बुद्ध को नमन करके सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सब में सत्ता सुखी होंटू। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत।
गीदड़ा की झुंड मेरे गुंडा बन के शेराली फीलिंग ना लेवे लाडले फोन पे न्यू बोकण ते पाटे ना बाल शामी आगे सुन के दे बहम काट ले गीदड़ा की झुंड मेरे गुंडा बन के शेराली फीलिंग ना लेवे लाडले फोन पे न्यू बोकण ते पाटे ना बाल शामी आगे सुन के दे बहम काट ले तेरे जिससे बदमाश सुन यारा यारी महफिल में उक्के भरते जिस बादशाह का छोटे रे तू बन रहा गुलाम सरे आम तेरे यार ने सलूट करते जिस बादशाह का छोटे रे तू बन रहा गुलाम सरे आम तेरे यार ने अक्षत राही Dear friends, Jai Bhim to all of you. Our happy wishes to all of you on Baba Saheb's birth anniversary. My name is Pandan Rangari and my name is Ashay Rangari. जीवाचं दान माझ्या भीमान केलं जीवन जीवाचं रान माझ्या भीमान केलं दरबारी अशी केली या कारागिरी लोकशाहीचा तुरा लिहून आपल्या शिरी राज दरबारी अशी केली या कारागिरी लोकशाहीचा तुरा लिहून आपल्या शिरी कायद्याचं कार्य महान माझ्या भीमान केलं जीवाचं रान माझ्या भीमान केलं आंबेडकरांची रमाई झाली स्फूर्ती ज्योती भीमराव आंबेडकरांची रमाई झाली स्फूर्ती ज्योती भीमराव आंबेडकरांची रमाई झाली स्फूर्ती ज्योती भीमराव आंबेडकरांची 9 कोटीची माताची उदार अंतःकरणाची रमाई झाली स्फूर्ती ज्योती भीमराव आंबेडकरांची रमाई झाली स्फूर्ती ज्योती भीमराव आंबेडकरांची
कसाई पुरून पाव त्यांना मारिली ठोकर भीम आवडीनं बाई आई कांदान भाकर भीम आवडीनं बाई आई कांदान भाकर जरी झाला बॅरिस्टर तरी पडला नाही सर तरी झाला बॅरिस्टर तरी पडला नाही सर भीम आवडीनं बाई आई कांदान भाकर 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 हे खरंच आहे खरं हे खरंच आहे खरं श्री भीमराव रामजी आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकर नाव हे गाजतंय हो जगभर बाबासाहेब आंबेडकर नाव हे गाजतंय हो जगभर बाबासाहेब आंबेडकर नाव हे गाजतंय हो जगभर महाविरोधी कवटाळीला सारा समाज
नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 26 नवंबर देश संविधान दिवस मना रहा है। भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर के संविधानों के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया, जिसे संविधान सभा ने अपनाया। लिहाजा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यही वजह है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई चर्चा 32 दिनों तक चली थी। इस दौरान 7,635 संशोधन दिए गए, जिनमें से 2,473 पर चर्चा हुई। भारतीय संविधान की कई खूबियां हैं। दुनिया भर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा की आजादी का अधिकार है। भारतीय संविधान के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया गया है। भारतीयों को एक समान नागरिक संहिता के साथ आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। खास बात यह है कि भारतीय संविधान टाइपिंग की जगह पेन से लिखा गया। संविधान में संशोधन के लिए 3 अलग-अलग प्रक्रियाएं भी दी गई हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। दोनों भाषाओं में भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल करके संविधान के हर पेज को इटैलिक में लिखा था। इसे लिखने में 6 महीने लगे थे। जब उनसे मेहनताना पूछा गया था तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे केस में रखी गई है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। भारत सरकार ने इसे संविधान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाने का निर्णय किया है। देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े, विद्यार्थियों में भी संविधान के प्रियम्बल का पाठ हो और एक सहज अपने स्वभाव का हिस्सा बने धीरे धीरे, ये हमारा प्रयास है।
जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीली क्रांति। साथियों आज आपके बीच में हैं एक ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर। आज 25 नवंबर 2020 को भारत के संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का समापन भाषण हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बना दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी भाषण को लोगों को संबोधित कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक इस देश के अंदर जातियां हैं, यह देश कैसे महान बन सकता है। कोई भी राष्ट्र जब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो जातियों में बटा हुआ है। और भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं। भारत के अंदर जाति में से जाति, जाति में से जाति निकली हुई है। तो जब तक इन जातियों को खात्मा नहीं करेंगे, जब तक एक महान राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस आखिरी भाषण में राष्ट्र निर्माण के लिए जो चुनौतियों के बारे में बताया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एक राष्ट्र निर्माण में जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भारत के अंदर मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्र को एक एजेंडा बनाना चाहिए कि जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है उसको कैसे खत्म किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में यह बात कही थी कि जो राष्ट्र है उसका मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्र मुद्दा बनना चाहिए कि इस देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी क्यों है। मगर देश की आजादी के बाद और देश के संविधान लागू होने के 71 साल बाद भी सरकारों ने आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को मुद्दा नहीं बनाया है। आज भी आप देखते होंगे समाज में गैर बराबरी है और इतनी गैर बराबरी है समाज के अंदर कि अगर कोई नाई अगर SC ST के बाल काट देता है तो 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई SC ST या डिप्रेस क्लास का व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठता है तो कत्ल कर दिया जाता है। अगर कोई SC ST का व्यक्ति घोड़े पर बैठना चाहता है तो कत्ल कर दिया जाता है। कोई डिप्रेस क्लास का व्यक्ति, बहुजन समाज का व्यक्ति अगर अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती है। कितना अभी भी गैर बराबरी है सामाजिक में। आर्थिक के अंदर आपने देखा होगा, यह सरकारी रिपोर्ट है कि 19.4 लगभग 19.5 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। एक तरफ 91% जो दौलत है वो 1% लोगों पर है। 71% दौलत जो है वो 1% लोगों पर है और बाकी जो 29% लोग हैं, 20% जो पैसा है वो 99% लोगों पर है। गरीबी का ये आलम है कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो लोगों को बताने का काम किया कि आप अगर अपना राष्ट्रीय एजेंडा आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए नहीं बनाएंगे तो देश महान नहीं बन सकता, राष्ट्र महान नहीं बन सकता। जब तक सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, तो उस राष्ट्र के लोग कैसे अच्छे रह सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं नॉर्वे के अंदर, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि नॉर्वे के अंदर और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर शिक्षा फ्री है। शिक्षा के लिए वहां के नागरिकों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं फ्री है, वहां के नागरिकों को एक भी पैसा स्वास्थ्य के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है। न्याय फ्री है, वहां के लोगों को न्याय लेने के लिए एक भी पैसा कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता है। मगर इंडिया के अंदर
आप अगर एजुकेशन की बात लेंगे तो एजुकेशन भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे समाज को बांटा गया है वैसे ही चालाक किस्म के लोगों ने शिक्षा को भी 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ उनके बच्चे पढ़ते हैं जो धन्ना सेठ हैं, जो डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और एक वो गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर छठी में ABCD बताई जाती है। वैसे ही स्वास्थ्य को भी बांट दिया गया है। एक तरफ धन्ना सेठों के, जिन पर पूरे देश की जो संपदा है उसको लूट लिया है, उनके इलाज मेदांता, अपोलो, मैक्स जैसे हॉस्पिटल में होते हैं, और एक गरीब लोग जो लाइन में लगते रहते हैं जिनको इलाज भी नहीं मिल पाता है। तो कैसे देश महान हो सकता है? एक तरफ इस देश को बांट दिया गया है, खाई बना दी गई है देश के अंदर। यह सरकारों की देन है। सरकारों ने कभी भी समता, मैत्री, भाईचारे को एजेंडा नहीं बनाया। आज की मौजूदा सरकार का एजेंडा क्या है? मौजूदा सरकार का एजेंडा है गाय गोबर। मौजूदा सरकार का एजेंडा है पाकिस्तान हिंदुस्तान। उनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान। उनका एजेंडा है मंदिर मस्जिद। उनका एजेंडा है शमशान घाट और कब्रिस्तान। उनका एजेंडा है लव जिहाद। उनका एजेंडा है घर वापसी। क्या इन एजेंडों से आप देश को महान बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आपने देखा होगा जीडीपी देश की नीचे जाती जा रही है। 23.9% जीडीपी चली गई है। आपने देखा होगा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षा का हाल बुरा है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है। तो कैसे हम देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दूरदर्शी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को देश को बताने का काम किया था कि अगर आप सामाजिक और आर्थिक मुद्दे को, जो गैर बराबरी का मुद्दा है, उसको अगर सामाजिक राष्ट्र का मुद्दा नहीं बनाएंगे, उस गैर बराबरी को दूर नहीं करेंगे, तो राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। आज इतने दिन के बाद भी ये समस्या आज जो कि त्यों है। आज भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है देश के अंदर, क्योंकि जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी देश के अंदर रहेगी, कोई देश महान नहीं बन सकता है। सरकारें क्यों काम नहीं कर रही हैं? मानव काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी, जो 14 अप्रैल 1984 को बनाई थी, उसका एजेंडा रखा था कि हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। आज भी वो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है ये। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस आंदोलन से जो बात से कहा था कि देश की सरकारों को एजेंडा बनाना है, राष्ट्र को एजेंडा बनाना चाहिए था, मगर सरकारों ने एजेंडा नहीं बनाया। अगर सरकार इसको एजेंडा बनाती कि देश के अंदर सब समाज में सब बराबरी होनी चाहिए, जो आज बराबरी नहीं है। आर्थिक रूप से लोग बराबर होने चाहिए, जो बराबर नहीं है। एक तो इतने पैसे वाला है कि उसको पता नहीं है कि कितना पैसा है, और एक व्यक्ति के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, खाने के लिए संसाधन नहीं है। हमारा देश गरीब नहीं है, सब संसाधन है हमारे देश के अंदर, सब कुछ है, मगर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है। वो उन लोगों के हाथों में है जो इस देश को गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे, जिन लोगों ने देश को आजाद किया, जिन लोगों ने देश की आजादी में अपनी प्राणों की बलिदान दिया, और जिन लोगों ने इस देश को, भारत को, अखंड भारत देश को प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना देखा, वो सपना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। ये मैं मानता हूं कि भारत की आजादी को दिलाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, देश आजाद हो गया। मगर धन्य है मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के बाद भारत को कैसे चलाया जाएगा उसका संविधान लिखा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूर्ण रूप से इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत का संविधान को लागू कर दिया। आज ये देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान महान है। नेल्सन मंडेला जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि अगर भारत से कुछ ले जाना चाहता हूं तो भारत के संविधान को ले जाना चाहता हूं, कि भारत के संविधान जैसा दुनिया में कोई संविधान नहीं है। मगर कुछ चंद लोग भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो इसकी स्पिरिट है,
जो इसकी ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर भारत का संविधान कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। अब भारत के संविधान को मजबूत करो, यहां पर इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको मजबूत करो। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देने का जो वादा संविधान करता है उसको अधिकार देने का वादा सरकार करे और सरकार सुनिश्चित करे कि हम प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी और उसको सारा जितना भी अधिकार देने का हम काम करेंगे। मगर सरकारों को लोगों की फिक्र नहीं है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में जब हमारे मजदूर भाई आर्थिक स्थिति के कारण वो दिल्ली आते हैं और मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनको संविधान को लागू नहीं किया गया। कोई बिहार से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, राज्य के जो देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। मगर जब लॉकडाउन लगा तो सरकार ने उनको जाने के लिए, घर तक भेजने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं करी। क्यों व्यवस्था नहीं करी? क्योंकि सरकार उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करती है, सरकार का एजेंडा ही नहीं है। मैंने अभी जैसे बताया कि सरकार के एजेंडे क्या है, सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए है। क्या एक समाज से, क्या कुछ चंद लोगों से जो राष्ट्र महान बन सकता है? नहीं बन सकता। सभी लोगों की भलाई होगी, सभी लोगों को अधिकार मिलेंगे। सभी लोगों ने इस देश को बनाने के लिए भूमिका जो अदा की है, सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 25 नवंबर 1949 को जो अपना आखिरी जो भाषण दिया था, आज वो भाषण हमें याद आ रहा है। आज ऐतिहासिक दिन है और कल 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान लागू दिया, संविधान अडॉप्ट कर लिया इस देश के अंदर। तो ये दो दिन है, ये हमारे लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को देश का संविधान पढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। जब तुम अपने अधिकारों के बारे में जानोगे तो तुम अपने अधिकारों को लेने के लिए भी संघर्ष करोगे, क्योंकि इस संविधान में आपके सारे अधिकार हैं। और जब आप अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे तो आप अच्छी सरकार चुन सकेंगे। और जब इस देश के अंदर अच्छे लोगों की सरकार होगी तो भारत के संविधान को इस देश में लागू किया जाएगा। और जिस दिन इस देश में भारत का संविधान लागू किया जाएगा तो इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर कर दिया जाएगा। और जिस दिन इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर हो जाएगी, उस दिन ये देश महान बन जाएगा, प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए आपको अपनी सरकार में आना पड़ेगा। और जब तक आप अपनी सरकार में नहीं आएंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि गरीबों को अपनी सरकार बनानी होगी, मजलूमों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, बहुजनों को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब तुम्हारी सरकार बन जाएगी तो फिर तुम अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ोगे, अपने अधिकारों को खुद अपने लोगों को देने का काम करेंगे। तो साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बार बार हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सल्यूट करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को दिया, चलाने के लिए संविधान दिया, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा ऋणी रहेगा। क्योंकि देश आजाद होने के बाद देश को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर लिखकर इस देश को दिया, जिससे देश चलता है। देश महान है, संविधान महान है और संविधान कर्ता उनसे भी महान है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नीली क्रांति। वो महामानव थे। लंदन विश्वविद्यालय के 200 छात्रों में नंबर 1 का छात्र होने का सम्मान प्राप्त होने वाले वो पहले भारतीय थे। विश्व के 6 विद्वानों में से एक उनकी भी गिनती होती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य और बड़ा गौरव होगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक पुतले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही हैं। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा। अरे लंदन विश्वविद्यालय में डीएससी यह उपाधि पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय डॉक्टर अंबेडकर ही थे। लंदन विश्वविद्यालय का 8 साल का कोर्स, 8 साल का सिलेबस वो 3 सालों में पूरा करने वाले महामानव वो एक ही थे, डॉक्टर अंबेडकर। और अगर मैं आपको बताऊं
कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में दुनिया अपने क्या विचार रखती है। तो सुनिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं, अगर वो हमारे देश में जन्मे होते तो हम उन्हें सूर्य कहकर बुलाते। पाकिस्तान में एक ही भारतीय की जयंती मनाई जाती है और वो है सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर। नेल्सन मंडेला कहते हैं, भारत के पास से सिर्फ एक ही चीज लेने लायक है और वो है भारत का संविधान, जिसे कुछ तुच्छ गोमूत्र सेवन करने वाले लोग कॉपी पेस्ट और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। ये जो पूरी वीडियो में मैंने आपको इनके काम, इनकी मेहनत, इनका संघर्ष बताया है, ये भी सिर्फ एक ट्रेलर है। इनकी जिंदगी बहुत बड़ी थी, बहुत संघर्षशाली थी, जिसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे की भी वीडियो कम पड़ जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि डॉक्टर अंबेडकर को एक महान व्यक्तित्व, एक महान इंसान बनाती है, जिसने इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया, जो कि सबसे बड़ी बात है। 129वीं 14 अप्रैल की आप सभी को हार्दिक बधाइयां और आने वाले हर 14 अप्रैल की हार्दिक बधाइयां। आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हमारे बहुजन मूल निवासी के साथ साथ इस देश के समस्त लोगों को यह पता चल सके कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं, वो इस देश के नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं, वो इस विश्व के नेता हैं, एक विश्व के। इस वीडियो को आप फैला दो ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन हो सके, जानकारी हो सके। मैं प्रशांत बौद्ध, मैं विदा लेता हूं और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ हो। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया।
गूंगे को आवाज, शोषित को ताज, मेरी हर सांस तुमसे ही आज। गूंगे को आवाज, शोषित को ताज, मेरी हर सांस तुमसे ही आज। मृत पड़त हम डाल दिए हैं जान। संविधान 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 भारत का संविधान। स्वाभिमान संविधान मेरा मान संविधान। जन जन का तू बल करे रक्षा प्रबल, हक दिए हम सबको किया नारी को सबल। जन जन का तू बल करे रक्षा प्रबल, हक दे हम सबको किया नारी को सबल। लागू होने के बाद खिले गुले गुलिस्तान। संविधान 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 भारत का संविधान। स्वाभिमान संविधान मेरा मान संविधान। माने न ये जात पात, सब धर्मों को लेके साथ, भाईचारे की मिसाल बन बढ़ रहा दिन और रात। भाईचारे की मिसाल बन बढ़ रहा दिन और रात। माने ना ये जात पात, सब धर्मों को लेके साथ, भाईचारे की मिसाल बन बढ़ रहा दिन और रात। दुनिया में भारत की बना दिया पहचान। संविधान 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 भारत का संविधान। स्वाभिमान संविधान मेरा मान संविधान। बुद्धि का उपदेश माने, शांति का संदेश माने, उनकी बातों को क्यों ना पूरा परिवेश माने। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध के उपदेश माने, शांति का संदेश माने, उनकी बातों को क्यों ना पूरा परिवेश माने। पंचशीलों का इसमें भरा हुआ है ज्ञान। संविधान 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 भारत का संविधान। स्वाभिमान संविधान मेरा मान संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश की जीवन ज्योत और प्राण है। भारत का संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को, ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है। भारत का वर्ष 11 महिने 18 दिवस किती सोसल अभिमान पावाच्या तुकड्यावर काढील
दिसे तरी थकला नका माने संग्रामाची भूतधमत मिळालं वरदान हरपून भान जीवाचं करुणीरान लिहिलं संविधान वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। उठो, पढ़ो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। इस जश्न में शामिल होने वाले आप तमाम लोगों का और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सभी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आखिर में बोलने के दो फायदे और दो नुकसान हैं। दो फायदा ये है, पहला कि बाकी स्पीकर ने जो बोला है उसको मिला जुला करके समाप्त कर दीजिए, और दूसरा कि लोग पहले से ही सुन सुन करके चट गए हैं तो आपको बोलना कम पड़ेगा। दो नुकसान क्या हैं? पहला कि आपको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी, और दूसरा ये कि ज्यों-ज्यों वक्त बढ़ता जाता है तो कानून व्यवस्था, पुलिस, परमिशन, ये सब की याद आ जाती है। तो मुझे लोगों ने सुनाया कि इस प्रोग्राम को करने में थोड़ी परमिशन की दिक्कत हो रही थी आपके नाम पर, तो हम सोचने लगे कि अब तो चुनाव ही लड़ लिए हैं, मैंने ये भी कर लिए, बोले चलो कर ही लेते हैं। और चुनाव आयोग के हिसाब से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के हम इलेक्टेड अपोजिशन हैं। हमने अपनी जमानत नहीं जब्त कराई है, और उमर कह रहा था कि सब कुछ बिक रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं बिक रहा है, तुम नहीं बिके हो, हम नहीं बिके हैं, ये लोग नहीं बिके हैं। तो जमानत भी जब्त नहीं कराए हैं और जमीन भी हमारा जब्त नहीं हुआ है, तो फिर परमिशन की परेशानी क्यों है? हमको लगता है कि जब तक विधायक खरीदने का पावर नहीं हो जाएगा ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे। थोड़ा सीरियसली लीजिए सर, सीरियसली नहीं लीजिएगा तो जब आपके ऊपर भी डंडा चल रहा था ना, लोग सीरियसली नहीं ले रहा था। हम लोग लिए इसीलिए जब 26 नवंबर को आज यहाँ खड़ा हैं तो सिर्फ हेमंत करकरे को याद नहीं कर रहे हैं, कांस्टेबल तुकाराम को भी याद कर रहे हैं कि ये व्यवस्था सिर्फ आईपीएस आईएएसओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से नहीं बनता है। देश स्वीपरों, तांगा चलाने वालों, टेम्पू चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदारों, माओं, बहनों, मजदूरों, किसानों, सिपाहियों, सैनिकों, सबसे देश बनता है। देश का अंदाजा आप ऊंची उठी हुई बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा
कि फुटपाथ पे चलने की जगह कितनी बची है। इसीलिए आज जो हम यहाँ खड़ा होकर के कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, इसकी जरूरत सिर्फ मुझे या इस मंच पे बैठे हुए या इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को सिर्फ नहीं है, इसकी जरूरत पुलिस को भी है और वकील साहब को भी है। इसकी जरूरत आईपीएस को भी है और कांस्टेबल को भी है। इसकी जरूरत देश के पक्ष को भी है और देश के विपक्ष को भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब ही वो चीज है जो हमको, आपको, सबको आपस में एक देश की तरह जोड़ता है। वरना चला तो हम ठीक से अपना परिवार नहीं पाते हैं। सारे लड़ाई झगड़े तो अपने रिश्तेदारों से ही हुए पड़े हैं। जमीन का सारा झंझट जो है वो पड़ोसियों के साथ है। जितने केस मुकदमे हो रहे हैं किसी और ने नहीं, अपने रक्त संबंधियों ने किया है। ये सबके जीवन का सच है। देश होने का एहसास अगर कोई हमको देता है तो हमारा संविधान है। और आरफा ने बहुत खूबसूरत से तरीके से यह बात कही कि अगर संविधान की किताब बच जाएगी तो फिर सारे किताब सुरक्षित रहेंगे। वो किताबें भी जो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, बच्चों के हाथ में भी किताबें सुरक्षित रहेंगी पढ़ने की, और मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में बाइबिल, कुरान, गीता सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो जो किताब है, उस किताब के साथ एक गजब का चीज हुआ है। एक गांव की बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना देता हूं। मेरे गांव में प्रदेश काम करने के लिए कुछ लोग आए थे। उनके साथ एक व्यक्ति भी आया था। कुछ दिन काम वाम यहाँ पे किया, और क्या तकलीफ होती है ये आप सब लोगों को मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग किसी न किसी गांव से चल करके आए हैं। ओखला में या दिल्ली के किसी इलाके में मकान मालिक आपके साथ क्या बर्ताव करता है, आपको रूम रेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो किन परेशानियों का सामना करता है, आपको किस तरीके से काम ढूंढना पड़ता है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, ये तकलीफ आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो कई बार मन में लगता है कि क्यों यहाँ पे झक मार रहे हैं। इसीलिए देखिएगा कि लोग गांव जाकर के थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। मौका ईद का हो, बकरीद का हो, होली का हो, दिवाली का हो, ट्रेन में टिकट इसीलिए नहीं मिलता है कि अचानक से हमको गांव याद आने लगता है। तो वो जब गांव लौट करके आए तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे कुछ करेंगे। रोजी रोजगार करते हुए, अपना पेट परिवार चलाते हुए ही हम मंदिर मस्जिद भी कर पाते हैं, अपना धर्म भी मानते हैं। तो उन्होंने वहां पे एक दुकान खोली और दुकान के सामने एक पीपल का पेड़ लगाया। पीपल का पेड़ लगा करके वहां पे उन्होंने जल डालना शुरू किया। धीरे 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 वहां पे एक छोटी सी मंदिर बनाई गई। वो गली बहुत मामूली सा था। अचानक से सरकार ने एक नीति लाई और कहा कि इधर से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब एक्सप्रेसवे गुजरने की बात सुनते ही जमीन की कीमत अचानक से बढ़ने लगी। जैसे ओखला में जो ही मेट्रो घुसा कि आप देखे होंगे प्रॉपर्टी डीलर के दुकान के बाहर का जो रेट लिस्ट है वो बदल गया होगा। तो ऐसा जब हुआ, तब तक वो इंसान बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो एक्सप्रेसवे बनाने के चक्कर में उनकी दुकान भी चली गई। लेकिन जमीन तो थी, पीपल का पेड़ भी था, भगवान जी भी थे। तो बहुत अच्छा मौका था कि इसको जो है कब्जा किया जाए। और जो लोग उस इंसान के दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे थे, वो ये बोल करके उस मंदिर में अपना हक स्थापित किए कि देखो इस जगह की पहचान तो जो है उस अमुक व्यक्ति ने ही की थी। तो मंदिर तो बने, पुजारी कोई भी हो, लेकिन द्वार का नाम उस व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। और लोग बहुत खुश हो गए। मुश्किल ये नहीं है कि
हम संविधान खतरे में हैं ये बात बोल रहे हैं, ठीक बात है, खतरे में है तो बोलेंगे लोग। मुश्किल ये है कि जब हम ये बोलते हैं तो किसी को सच क्यों नहीं लगता है। सच इसलिए नहीं लगता है कि जिनके भरोसे था संविधान, वो मंदिर, वो भगवान, उन्होंने भी तो उस दुकान की परवाह नहीं की। और जब दुकान ही है तो कोई भी पैसा दे करके खरीद सकता है और बेच सकता है। मूल प्रश्न ये है कि क्या जमहूरियत को बचाने वाले लोग, क्या संविधान की शपथ खाने वाले लोग सचमुच संविधान के प्रति गंभीर हैं? अगर वो गंभीर नहीं है तो बीजेपी को तो कभी संविधान से प्यार ही नहीं था। हम लोग प्रश्न ही एक्चुअली दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए मूल सवाल पे पहुंच नहीं पाते हैं। आखिर आप मुझे बताइए कि भाजपा संविधान क्यों बचाए? कोई एक कारण बता दीजिए। भाजपा तिरंगे झंडे का सम्मान क्यों करे? भाजपा इस देश का इतिहास क्यों ना बदल दे? क्योंकि ये सारी चीजें उसकी राजनीति के खिलाफ है। लेकिन जिनको बचाना था संविधान, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कस्में खाई, जिन्होंने इस देश को इतने दिनों तक चलाया, हम बोल देंगे जोर से, आवाज कम नहीं रखिए, वरना हम कम बोलेंगे, ज्यादा बोलने लगेगा। मैं भी कपिल साहब की तरह बोलूं क्या? समस्या उसमें यह होगी कि कैमरे वाले दोस्तों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम मोदी जी हैं नहीं, जिधर कैमरा होगा उधर ही मुंह कर लेंगे। तो मैं इस माइक का इस्तेमाल करता हूँ। आप भी खुश, हम भी खुश। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तो हमारे सवालों का जवाब उनको देने की जरूरत नहीं है, वो विपक्ष पे ही एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर हम बोले कि तबरेज के साथ गलत हुआ, तो वो 3 महीने बाद कहेंगे बोलो बोलो बोलो, कमलेश पे बोलो, कमलेश पे बोलो। कमलेश पे क्या कहना चाहते हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि कमलेश के साथ अच्छा हुआ? अब जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हमारे सामने। आरफा जी ने कहा कि सरिया का प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम का जो है वीडियो अपलोड होगा, अब लोग उसको देखेंगे, कहेंगे देखा तुम गद्दार हिंदू हो, तुम एक बार भी जो है राम जी का नाम लिए, लोग यहाँ आकर के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे थे। इस प्रश्न को समझिए। वैसे अगर माने जलसे की तरह आए हैं, थोड़ा सुनेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और चले जाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और सारे स्पीकर ने, लगभग सारे स्पीकर ने, मुझे लगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और उमर कह रहा था कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मुझे गुस्से से ज्यादा बुद्धिमान चीज ही आज तक कोई नहीं दिखा है। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है कि उसको पता है कि उसको कहाँ होना है। आप जाइए थाना, ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि आप कांस्टेबल पे गुस्सा कर लें, जो ही एसएचओ आएगा पता नहीं कहाँ चला जाएगा वो, उसको कहिएगा कि आओ बाहर निकलो, वो कहेगा नो सॉरी। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है। तो इसीलिए मैं जो है वीर रस का और आक्रोश रस का व्यक्ति नहीं बचा हूँ, मैं कहीं और चला गया हूँ। मुझे प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में तो लोग ऑलरेडी हैं, बहुत गुस्सा है। माने सिग्नल पे आप रुक जाइए और सिग्नल पे जो ही 5-4 हॉर्न देना शुरू कर देगा। भाई 0 तो हो जाने दे, ग्रीन तो होने दे। मेट्रो पे आप रोज चढ़ते हैं, बोलिए आप एफर्ट करना पड़ता है घुसने के लिए, खड़े हो जाइए घुसा देगा। उतरने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। बहुत गुस्सा है। वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के पढ़े हुए,
जेएनयू में पढ़ाई होती है, इतना आश्चर्य से मत देखिए। अभी आपके इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, जेएनयू से पढ़ के आए हैं। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कहा जाता है, जैसा आरफा जी ने भी कहा आपको, कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफ़ी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है। वो बजता हिंदुओं मंदिर के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है, आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हसरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात सबको बोलने और समझने की जरूरत है। वो समझ भी रहे हैं, बोलने की जरूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूँ कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं? सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आज टीवी देख रहा था, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन उसको शिवसेना को पलटू राम बोल रहा था। मुझे इतनी हंसी आई, मैं इतना हंस रहा था, तो एक दोस्त आया, बोला कि क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? हम बोले क्या करें, इतना लाजवाब नेता और उसका प्रवक्ता सब है कि हंसी रुकती ही नहीं है। उसको पलटू राम बोल रहा था। खुद ही जो है पूरे देश में वो क्या करके आए हैं चुनाव के बाद, और मुझे पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र में कर्नाटका होने जा रहा है। तो देख लीजिएगा, इसकी आशंका है मुझे। तो वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन? चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर, 3 साल, 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह के विधायक नहीं उड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे ही सुबह सुबह जो है ब्रश करते हुए लोगों को पता चला कि सरकार बन गई है महाराष्ट्र में, लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया, कहा कि आप तो जो है एनसीपी के कैंडिडेट का प्रचार किए थे, ये तो बीजेपी में शामिल हो गया। हम बोले कि इस देश में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने इस पे बड़े जबरदस्त कमेंट किए। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो बस उम्र को ही बीजेपी में से देखना बाकी है।
नहीं लगता नहीं है, लेकिन अगर तुमको चाहिए, तुम चाहते हो कि वॉशिंग मशीन का शेयर करके आना है तो हो आओ। तुरंत जो है तुम देशद्रोही से देशभक्त हो जाओगे। तो ये जो परिस्थिति है उसमें हमको लगता है कि जिनकी प्रतिबद्धता हो, जो बिकेंगे नहीं, जिनके ईमान बिकाऊ नहीं हो, जिनके शब्द, जिनके विचार, जिनका जमीर बिकाऊ नहीं हो, ऐसे लोगों को आपको पहचान करनी पड़ेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका? एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही ये रत्नागिरी से सतारा नाम के स्थान, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के नजदीक है, वहां शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत हो गया था छोटी उम्र में। बचपन से ही बड़ी दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से ये गुजरे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, इनके अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि दलित समाज में, एक महार जात में इनका जन्म हुआ, तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पे आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी किसी तरह जुगाड़ लगा करके किसी वहां नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराया, तो उसको बैठने नहीं दिया गया। बोला बाहर बैठ के पढ़ेगा। सोचो, छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठा के, अच्छा पढ़ाई में इतनी रुचि कि बाहर बैठ के इतना ध्यान से पढ़ता। एक बार मास्टर ने इनको बोला, इधर आओ, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल तो सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने गया तो अचानक बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्ला के भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये हैरान हुआ क्यों भागे, तभी देखा सारे बच्चों ने अपने टिफिन उठाए, वहां से उठा के पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे। क्यों? उनको डर था इसकी परछाई से इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसे कई छोटे धक्के इसको लगी। पानी एक बार कुएं से क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी इसको, इतना फिजिक, एक छोटे बच्चे को सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया, बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे में। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लगा कि ये नीची जाति का है। और उसके बाद उससे बोला तुझसे डबल पैसा लूंगा, और फिर रिक्शा भी अब तू चलाएगा। वो नीचे चलने लगा, रिक्शा भी। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं, परछाई सबसे दिक्कत थी इनकी। और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज सुनने से भी लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाए। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी। बोलते संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए, तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, स्कूल से निकाल दिया जाता। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहीं हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी, ताकि ये जाके वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सकें। देखिए, ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, बात 110 साल पुरानी है। 1908, 1909, उस समय एक सबसे निचले पायदान से उठा हुआ महार जात का लड़का जाकर के इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वही बीए करी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। रुका नहीं, तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के निकल गया न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के। उसने पहले तो एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी करने निकला। यहां नहीं रुका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाके वहां एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया, किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी
जिसके ऊपर आगे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। महाराजा और बड़ौदा से उनका प्रेम इतना था ना, वो जो सयाजी गायकवाड़ जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया था, पढ़ने में इनकी मदद करी थी, दुनिया भर में पढ़ के उनका प्रेम भूले नहीं, वापस उनके पास आ गए। बोला आप दुनिया भर में पढ़ के आए हूं, आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई और उस समय ये नौकरी बड़ी मानी जाती थी। अब ये बड़ी पदवी पे तो आ गए थे, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा थोड़ी छोड़ा। वहां भी जो सरकारी पियोन होता था ना, वो उनको फाइल दूर से फेंक के दिया करता था। बोला तू नीच जात का है, आज गद्दी पे बैठ गया तो क्या, दूर से फाइल फेंकते थे, उसके पास नहीं जाते थे, उनको खाने के लिए बोलते थे बाहर जाके खा। आज भी वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। बाबा साहब अंबेडकर की तकलीफों का सिलसिला थमा थोड़े ही। अभी तो रमाबाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानें एक के बाद एक इलाज की सुविधा ठीक से ना मिल पाने के कारण उनके जीवन से चलती चली गई। 4 बच्चों का देहांत हुआ, 1 बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी आगे चल के लंबा साथ नहीं दे पाई, वो भी लंबी बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। बाबा साहब अंबेडकर जो अब इस समय कोई भी आदमी टूट सकता था, जिसका अपना स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, लेकिन ये क्या किए, ये साथ साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया। सत्याग्रह पे निकल गए। 1927 के इस महान सत्याग्रह में ये जिद पे अड़ गए कि सब दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिला के रहूंगा। सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं है, जो सरकारी स्थान है, वहां पे एक इंसान दूसरे के साथ पानी क्यों ना पी सके। देखिए गलत तो एक्चुअली हो रहा था। जो दलित औरतें थी ना, उनको साड़ी भी पहनने का, पांव को ढक के उठा के साड़ी पहननी पड़ती थी। इन्होंने पहली बार अधिकार दिलाया, पूरी नीचे तक आम औरतों की तरह पांव को ढक के साड़ी पहनने का अधिकार। उसके बाद बोले कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी इन्होंने। कम्युनल इलेक्टोरेट में ये चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पे हमारी वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज लोग मिल करके हमारी सारी जातियों को तोड़ के अलग कराना चाहते। गांधी जी ने इनको समझाया। देखो क्या बोले अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं आपको बाकी सब मदद करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अलग नहीं करते। अब जातियों के आधार पे अगर देश को अलग किया तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, मैं अंग्रेजों से लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे साथ खड़े होके मेरी ताकत बनो। वो जब अंबेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने फिर उनको रिक्वेस्ट की और उसके बाद अनशन पे बैठ गए गांधी जी। बहरहाल अंबेडकर उस समय उनके सामने बड़ी दुविधा आ गई। वो सोचे एक तरफ मेरी अपनी जाति के लोग, मैं उनकी मदद करूं, और एक तरफ देश में आंदोलन लड़ रहे हैं गांधी, उनका जीवन, इनके जीवन का त्याग ना हो जाए, कहीं ऐसा जीवन ना खत्म हो जाए। उन्होंने गांधी जी को समझाया, बोला ठीक है आप अपना अनशन छोड़िए। पूना पैक्ट वहां साइन किया गया और पूना पैक्ट जब साइन किया उस समय इन्होंने रिजर्वेशन तो कम से कम कंट्रोल में कर लिया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की इनकी किताब, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की 2 किताबें, जिसके आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई। मैं दोबारा बोल दूं क्या, इन्होंने जो किताबें लिखी उसके आधार पे आरबीआई की स्थापना करी गई। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे निचले पायदान से आया एक यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, आज उसकी बुद्धि पे आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना भी की जाएगी। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर के आए। जब नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे, पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके पहुंचे और बताया कि देखो इनको मैं तो तभी गांधी ने पूछा इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नाम कहां है, और वहीं थोड़ी उनकी बहस हुई और गांधी ने बोला कि नेहरू ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत की कैबिनेट है। तभी उनको कानून मंत्री के रूप में लिया गया और न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे, असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो है कि मैं, इतने बुद्धिमान व्यक्ति आगे चल के इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिला के लिए बड़े लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उनके लिए कि देश में कमजोर हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी। एक हम टाइम ध्यान दीजिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जाति धर्म के आधार पे हो, कमजोर हिस्से को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, तभी देश आगे चलेगा। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। कम ऑन ध्यान दीजिए, पूरे देश में खुशहाली आएगी तभी फायदा सबका होगा। इनकी भाषा में, इनके भाषण में
इनकी चर्चा में, इनके आचरण में, इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन हो सहनशीलता लगातार दिखती रही। अहिंसा परमो धर्म बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु भागवत में बताया गया है कि बौद्ध धर्म में